चलो, तो हम लोग पिछले क्लास में इस तरह क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा उसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सेम सिचुएशन दिया है, बस इस बार क्या बोल दिया है कि बताइए इन दोनों के सेपरेशन बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए कब एट इक्विलिब्रियम पे, अगर क्या हो थीटा क्या हो काफ़ी का छोटा हो, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पे। अब किस टर्म्स में बताओगे, यही सब एल क्यू एम जो टर्म्स दिए हैं उन्हीं के टर्म्स में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बस पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें जनरल डेरिवेशन कर दिए थे, उसमें थीटा को छोटा या बड़ा कुछ नहीं माने थे, इसमें बोल दिया कि हाँ थीटा छोटा हो तो बताइए। कर क्या रहे थे कैलकुलेशन में, यही कॉन्सेप्ट था, बार बार यही कर रहे थे सर इस पर कितने फोर्स लगेंगे सर, तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर इधर लगेगा सर, ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज है तो ऑब्वियस बात है रिपेल करेगा सर, ठीक है। मास है तो mg फोर्स क्या लगेगा नीचे लगेगा सर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इसको बैलेंस करेगा, रस्सी है ना, स्ट्रिंग है तो टेंशन तो लगेगा ही, है कि नहीं। चलिए, टेंशन हमेशा रस्सी के लॉन्ग लगेगा, स्ट्रिंग के लॉन्ग लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करोगे उसके लाइन के लॉन्ग लगेगा, mg क्या अर्थ के टुवर्ड्स लगेगा आपको, बिल्कुल वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड लगेगा आपको, कष्ट नहीं होना चाहिए। 3 फोर्स लगने वाले हैं, इस पे भी और इस पे भी, किसी एक पे कैलकुलेशन कर लो काम चल जाएगा आपका, ये नहीं कि दोनों पे इस पे भी लगेगा, mg पे भी लगेगा, जितना एफ उस पर लगा है इधर लगेगा आपको, दोनों सेम है, टेंशन में क्या लगेगा सेम लगेगा आपको, ठीक है। सेम चीज किसी एक पे कैलकुलेशन कर लो, दोनों में करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हर चीज में, ठीक है। चलिए, हमको निकालना क्या है, सेपरेशन निकालना, देखते हैं कैलकुलेट करते हैं। क्या करते थे इसको, तो इसको कंपोनेंट तोड़ देते थे सर, y कंपोनेंट को y से इक्वेट करते थे, x कंपोनेंट को x से, ये थीटा है तो भी क्या हो थीटा हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा t cos थीटा, ये क्या हो जाएगा t sin थीटा, पता है ना t sin थीटा कौन इक्वेट करेगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखो यार मैं डेरिवेशन बता चुका हूँ, जो लोग अच्छे बच्चे हैं वो डायरेक्ट लिख देंगे सर, इसको ऐसे लिखो ना सर, क्या सीधे tan थीटा इक्वल टू FES बाई FES मतलब क्या फोर्स ड्यू टू क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो, ठीक। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा आपको, t cos थीटा इक्वल टू क्या mg और t sin थीटा इक्वल टू क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2/1 कर दो, है ना। तो क्या कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे रखिए, तो क्या टी कट जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा FES बाई क्या mg, ये हो ना यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे जब भी यार हो इस तरह क्वेश्चन, किस तरह का पेंडुलम का इस तरह क्वेश्चन हो, दोनों को चार्ज दे दिया हो, दोनों को कॉमन पॉइंट से क्या कर रहा हो आपको लटका रखा हो, तो आपको इस तरह का सिचुएशन हर बार आने वाला है, tan थीटा इक्वल टू क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय क्या mg, ये हर बार आएगा इस तरह के सिचुएशन में ना, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक तरीके बस सीख लो, कंपोनेंट तोड़ लो, y को y से इक्वेट कर लो, y कंपोनेंट को x कंपोनेंट को x से इक्वेट कर लो, तभी जाके क्या हो नेट फोर्स 0 लग पाएगा और तभी क्या आएगा वो इक्विलिब्रियम में आएगा सर, ठीक है। चलिए अब बोलो सर हमें तो निकालना है x, चलो x कौन से एक्सप्रेशन में आएगा, तो जब इसका फोर्स लिखने जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक तो क्या लिखते हैं k q1 q2, q1 q2 दोनों में सर q है तो q स्क्वायर हो जाएगा, बट हमें सेपरेशन का x स्क्वायर, पिछले क्लास में क्या लिख रहे थे x को 2l sin थीटा, x का हो रहा था 2l sin थीटा भी हो रहा था, है कि नहीं। लेकिन इस बार आपको इसके टर्म में आपको आंसर नहीं बताना, पिछली बार क्लास में हम लोग किए थे क्या एल का, इसमें क्या किए थे साइन थीटा क्या था p बाई एच, एक्स नहीं हाँ एक्स, तो एक क्या एल साइन थीटा था, ए भी एल साइन थीटा था, तो पूरा मिला के कितना होता 2l साइन थीटा होता था। पिछले क्लास में यही लिख रहे थे दोनों के बीच का सेपरेशन, लेकिन आंसर आपको 2l साइन थीटा ऐसा कुछ नहीं दिया, थीटा के टर्म में आंसर दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं दिया है, तो आपको खेल क्या खेलना है, तो जो बाकी टर्म्स दिए हैं उसके रूप में आपको निकालना है, क्यू के रूप में, एम के रूप में, इस सब के रूप में आपको क्या पूछा है आंसर पूछा गया है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब आइए, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पुट कर दीजिए FES कितना सर k q स्क्वायर बटा में क्या x स्क्वायर बटा में क्या mg, है ना। अब देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो सर tan थीटा हो जाएगा कितना x/2, और ये क्या देखो हम लोग थीटा छोटा लेने का फायदा क्या है पता है, थीटा जो छोटा लोगे ना वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा और tan थीटा क्या होता है बराबर होता है, इसे चीज़ पता है कि नहीं पता है, जो लोग मैथ वाले उनको पता होगा। कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए ना कि थीटा काफ़ी क्या है छोटा है, तो उसका हम लोग ये फायदा उठा सकते हैं कि साइन थीटा और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं इक्वल, क्यों मतलब यार साइन 0 क्या होता है 0, tan 0 क्या होता है 0, मतलब थीटा 0 के पास है, थीटा अगर 0 है तो क्या है साइन 0 भी 0 है और tan 0 भी 0, मतलब साइन थीटा और cos थीटा क्या बराबर है, मतलब थीटा 0 के क्लोज रहेगा या थीटा बहुत छोटा रहेगा, तो tan थीटा और क्या हो साइन थीटा बराबर होगा। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद है, साइन 0 डिग्री क्या होता है सर 0 होता है सर, tan 0 क्या होता है ये भी 0 होता है, मतलब साइन 0 और tan 0 क्या है बराबर है कि नहीं, यानी थीटा अगर क्या होगा बहुत छोटा होगा या 0 के क्लोज रहेगा तो क्या बोलोगे कि साइन थीटा cos थीटा क्या होगा बराबर होगा।
बोलो सर इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है सर कि टेन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा, टेन थीटा को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। हर केस में ऐसा नहीं होगा, साइन थीटा को टेन थीटा लिखने का एवज या टेन थीटा को साइन थीटा लिखने का कंडीशन कब होगा, कब लिख सकते हो ऐसा, जब बोला जाए कि थीटा क्या है काफ़ी छोटा, या कोई ऐसा हिंट दे दे जैसे कि क्या समझ में आए कि थीटा क्या है काफ़ी छोटा, तो क्या लिखते हो, टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो। मैं टेन थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन थीटा, ठीक। एफईएस क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या एम जी। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है सर, पी बाई एच, पी क्या है एक्स बाई टू। समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें पहले लिख, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइन थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं, क्या लिखेंगे साइन थीटा को, तो सर एक्स बाई टू हो गया क्या, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और एल क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, एल इक्वल टू क्या के क्यू स्क्वायर बाई क्या एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स क्यू हो जाएगा और बाकी को एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स ऊपर एक्स क्यू, बाकी को एक तरफ कर लो, तो के क्यू स्क्वायर इंटू एल बटा में क्या, टू भी ऊपर नहीं जाएगा, टू नीचे है ना, टू ऊपर नहीं जाएगा, एल भी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ एम जी। तो एक्स क्या हो जाएगा आपको सर, टू के क्यू स्क्वायर इंटू एल बटा में एम जी के पावर में क्या 1/3 क्यूबिक रूट होगा इसका, ये एक्स का आपको वैल्यू हो गया। बहुत नीचे तो नहीं चला गया मैं, ऐसा तो नहीं कि नीचे दिख ही नहीं रहा आपको, नहीं ठीक है दिख रहा है, तो ये आपको एक्स का वैल्यू हो जाएगा। आप अभी तक एक्स और 12 साइन थीटा लिख के निकल जाते थे, पिछले सेगमेंट में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है। लेकिन आपको जो आंसर इस पर पूछा गया, ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन जो दिया हुआ था किसके टर्म्स में दिया था, एम जी क्यू एल, इन सब के टर्म्स में आपको आंसर पूछ रहा था। तो थोड़ा सा इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन एल के टर्म पे होता, थीटा के टर्म में होता, तो हम लोग ऐसे लिख देते सिंपल कि सर इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता सर, एक्स इक्वल टू 12 साइन थीटा, लेकिन आंसर जो है थीटा वगैरह के टर्म में नहीं था, आंसर थीटा वगैरह के टर्म में नहीं था, चार्ज के टर्म में था, मास के टर्म में था, इन सब टर्म्स में था। तो जो जिस तरह से आंसर की रिक्वायरमेंट होगा उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे। अगर कोई पूछे कि एक्स और 12 साइन थीटा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा को लिख सकते थे, साइन थीटा लिख सकते थे सर एक्स बाई टू बटा में क्या हाइपोटेन्यूस कितना एल, एल कट जाएगा, टू कट जाएगा, एक्स और एक्स प्रूव हो जाता आपको, समझे बात। तो यहाँ से आपको जो आंसर रिक्वायर्ड था वो नहीं मिलने वाला था। आप बोलते हैं ना कि सर जैसे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं वैसे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो सर, तो यहाँ पुट करो तो एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं पूछा था, थीटा और एल का टर्म नहीं पूछा था, और बोलो सर नहीं थीटा का टर्म नहीं पूछा, थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं, थीटा को जैसे ही रिप्लेस कर रहे होंगे तो एक्स और एक्स प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से कोई हमको मीनिंगफुल आंसर नहीं आने वाला, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से उसको प्रूव किया ताकि के क्यू एल एम जी के टर्म में आपको आंसर आ पाए। तो जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन के हिसाब से एक बार अपने आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था, बस उसी को थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है। मिटा दो इसको, मिटाना चाहिए। इसी क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया नीट 2013 में। नीट अच्छा क्वेश्चन था, नहीं थोड़ा सा आपको पहली बार देखोगे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा पिक करना मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज उसका उस समय अगर जो था वो थोड़ा इम्प्रॉपर लग रहा था लोगों को, मुझे भी लग रहा था शुरू में देखने पे, लेकिन चीज़ों को ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन। तो नीट 2013 में इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, वही आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या था, बोला था कि एक सेम सिचुएशन आपको दिया हुआ है जो इधर पढ़ते आ रहे हो, चार्ज क्यू मास कितना m, चार्ज क्यू मास क्या m, ठीक है। ये दिया हुआ था आपको, ऐसे कहानी था। इन लैंग्वेज का सेपरेशन दे दिया था क्या r दे दिया था, इसका लेंथ दे दिया था क्या स्ट्रिंग का l दे दिया था, ठीक है। बोला था क्या कि हम लोग क्या करें, ये जो आपको कॉमन पॉइंट से जो रखे हैं ना इस स्ट्रिंग को, ये दोनों चार्ज को इस जो स्ट्रिंग से जो रखे हैं इस तरह से कॉमन पॉइंट से, उस कॉमन पॉइंट को वहाँ न रख के इस स्ट्रिंग को कहाँ जोड़ा जाए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या था, डायग्राम दे दिया था और लैंग्वेज लिखा हुआ था। मैं सीधे आपको डायग्राम दे देता हूँ और लैंग्वेज आपको बोल देता हूँ कि क्या था कहानी। बोला गया था कि उसके बिल्कुल जो ये लाइन है ना इसके आधे में बांधा जाए, किसको, स्ट्रिंग को। और ऐसा ध्यान दीजिए क्वेश्चन डायग्राम से समझ में आ रहा था कि ये जो लेवल था किसका, बॉल का, जैसे ना कि मान लीजिए ऐसे रस्सी में लटका है,
ठीक है। तो बॉल यहाँ पे आपको आया है, तो किसी को लगेगा सर कि इसके मिड पॉइंट पे लोग बांधना है, तो इस रस्सी को यहाँ ला के लाएंगे तो बॉल अपने आप नीचे चला जाएगा। समझ में बात है कैसे करना? कहानी है कि जैसे आपके पास एक कॉमन पॉइंट है, ये दो बॉल है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो बोला गया था क्वेश्चन में क्या कि क्या करना है, उसके जो लाइन है ना इसके ठीक बीच में बांधना है रस्सी को, जो यहाँ पे बंधा हुआ है ना उसको वहाँ पे ना बांध के इस लाइन के क्या बीच, जैसे मान लीजिए क्या दूरी दिया था y, तो बोला था कि y/2 पे बांधो, क्या बांधो y/2 डिस्टेंस, बिल्कुल मिड पॉइंट पे बांध दीजिए इसको रस्सी को, ठीक है। तो जैसे पहला लैंग्वेज में जब भी लोगों को सुनाई मतलब देखता है क्वेश्चन को तो लगता है कि हम लोग वहाँ से रस्सी खोलेंगे यहाँ बांधेंगे, तो सर बॉल पहले इस हाइट पे था, जैसे इस पॉइंट को नीचे घिसकाएंगे तो बॉल भी नीचे चला जाएगा, ऐसा लोगों के दिमाग में चलता है। मैं भी जब पहली बार देखा क्वेश्चन को तो मेरे दिमाग में यही चला कि बॉल को नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो तब तुम ढंग से फील करो तो डायग्राम देखोगे तो डायग्राम दिया था क्या, जो बॉल का लेवल था क्या था, सेम रखा था। बोल तो कैसे सेम रह सकता है सर, रस्सी को सर यहाँ से खोल के यहाँ बांधेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर उसको यहाँ लाएंगे तो बॉल थोड़ा सा नीचे चल जाना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ कहानी क्या है, आपको ये जो रस्सी मान लीजिए एल लेंथ का है तो यहाँ जो बांधना है जरूरी थोड़ी है कि रस्सी पूरा एल लेंथ का ही बांधना है। ऐसे रस्सी आपको बड़ा दिया हुआ है, आपको ऐसे आपको रस्सी मान लीजिए दे दिया है, ठीक है, ये रस्सी मान लीजिए बंधा हुआ है, ठीक है, ये बॉल है आपको। अब क्या करना है, इस बॉल को वहीं सी हाइट पर रहने देना है और ये रस्सी को क्या वहां से हटा के यहाँ बांधना है। तो इस एंड से बांधना जरूरी थोड़ी है, आप कहीं बीच से बांध दो उसको, है ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया था कि रस्सी का लेंथ मेंटेन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला था, बस बोला था कि वहां से हटा के यहाँ बांध दिया। और डायग्राम देखिए क्या लग रहा था कि जो लेवल है उसका क्या है, सेम है, मतलब बॉल नीचे नहीं गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं रस्सी लेता ऐसे और ये बॉल बना था, अगर मैं इसको क्या पूरा इस एंड को यहाँ से उठा के यहाँ बांधता तो अब इस वहाँ से गेंद क्या जाता, नीचे जाता। लेकिन कहानी में लेवल को नहीं नीचे गया था, इसका मतलब क्या किया गया हुआ, इस पॉइंट से बंधा था, रस्सी को वहाँ से खोले और ऐसे यहाँ से ऐसे बांध दिए होंगे, वहाँ पर ना यहाँ पे बांध दिए, रस्सी का लेंथ छोटा हो गया होगा। समझे मेरी बात? क्वेश्चन को बहुत मतलब जो पहली बार क्वेश्चन पढ़ेगा उसको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा कि ये सर क्वेश्चन में अगर रस्सी का लेंथ को जिसको नहीं लगेगा कि सर यहाँ से खोले सर और यहाँ ऐसे बांध दिए, तो ऑब्वियस बात इसको अगर इससे यहाँ शिफ्ट करोगे तो गेंद नीचे शिफ्ट होगा। लेकिन इसमें करना क्या है कि ऐसे बंधा हुआ था सर, ऐसे बंधा हुआ था, ऐसे इसको ऐसे बांधना, यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे बांध दिए, रस्सी लेंथ था क्या हो, छोटा हो जाएगा। ऐसा बांधना है कि क्या हो, इसका लेवल चेंज ना हो, इसका बॉल का लेवल चेंज ना हो, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखा रहा था। और पूछा था क्या कि अगर हम इसको ठीक बीचों बीच बांधेंगे तो अब जो है नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा बॉल, ठीक है। जरूरी नहीं कि 8 दूरी पर है, ये बोलेगा कि हम नया दूरी मान लीजिए 8, अब दोनों पहले भी इक्विलिब्रियम में था, अब इसको ठीक बीचों बीच बांधे तब भी इक्विलिब्रियम में है, तो जो r' होगा वो क्या होगा, उसका आंसर जो है r के टर्म में दिया था। क्या दिया था, r के टर्म में, कि पहले r था तो अब वो दूरी जो है सेपरेशन जो है एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। और आंसर किसके रूप में था, ऑप्शंस किसके रूप में थे, r के रूप में थे। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल था, एक और बंदा जो समझ गया उसके लिए फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में रखना है कि ये रस्सी का जो लेंथ यहाँ है वही रस्सी का लेंथ यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। अगर रस्सी वही लेंथ रहता तो बॉल ऑब्वियस बात है नीचे जाता सर, फिर उसमें क्वेश्चन में कुछ बन नहीं पाता, उसी सेपरेशन के पास आर यहाँ था, बस ये वाला चीज़ यहाँ जाता, ये सब चीज़ नीचे जाता है, नीचे जाता, और क्या होता आपको आर का आर ही रह जाता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार जो भी पढ़ेगा उसको लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा या ढंग से समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन पूछा कि अब नया सेपरेशन क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम जो अब नया इक्विलिब्रियम जो अटेन करेगा उसमें दोनों गेंद के बीच की दूरी क्या रहेगी, किसके टर्म बताना है, पहले वाला r का टर्म बताना है, ठीक है। एक q है, m है, एक q है और क्या है, m है। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो कहानी क्या होगा आपको, अब यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, बहुत सारे पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या क्या कौन से पढ़ लिए हैं, थीटा का क्या प्रूव किए थे, tan थीटा इक्वल टू क्या, सो tan थीटा था FES बाई mg, अभी इतनी देर से यही से प्रूव कर रहे थे ना यार। FES क्या था सर, KQ स्क्वायर KQ1 Q2 बाई सेपरेशन को 12 sin थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 sin थीटा को डायरेक्ट क्या दे दिया है, r दे दिया, तो हम क्यों 12 sin थीटा लिखे भाई, r उसको लिख देंगे, है कि नहीं। अरे यार शुरू में जब मैं दिया था डेरिवेशन का तो उसमें क्या ये वाला दूरी नहीं दे रहा था, इसी के टर्म्स में हमको इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर ले रहे थे, एल था तो एल साइन थीटा था, एल था तो एल साइन थीटा था, तो क्या हो गया था 12 साइन थीटा। लेकिन अब 12 साइन थीटा टाइप क्या दे दिया, आर दे दिया है, तो हम क्यों खेलें भाई, सीधे वही पुट कर देंगे, तो कष्ट नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है एम जी, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा पी बाई बी, तो पी कितना, ये पूरा आर है तो क्या आर बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्या जाएगा आर बाई 2, और हाइट परमीटर कितना, सॉरी ये पी ए है, बेस वाई है आपको, है ना, ऐसे हो जाएगा इक्वेशन,
तो क्या हो जाने वाला, देखिए ये हो जाएगा आर क्यू, आर से किधर चल जाएगा, वाई को देने रहने दो, और बाकी किधर 2k² बटा में क्या mg, ये हो जाएगा इक्वेशन। और उसे प्रूव करके क्या करेंगे, इससे एक दिमाग में आएगा कि r और y चेंज होगा, लेकिन इसका आर क्यू बाई वाई का रेशियो चेंज नहीं होगा। कि देखो डाटा क्या आ रहा है, आर क्यू बाई वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 2k उसका बाई mg। 2 क्या कांस्टेंट चीज़ है, k कूलम्स कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, चार्ज बदले नहीं है, मास बदले नहीं है, जी बदलता नहीं है, मतलब आर क्यू बाई वाई क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका क्या मतलब होगा, ऐसा है मतलब क्या कि सर आर चेंज होगा, वाई चेंज होगा, लेकिन रेशियो जो आर क्यू बाई वाई का रेशियो वो चेंज नहीं होगा। हम लोग इसमें क्या चेंज किए, सर वाई चेंज कर दिए हैं। पहले पूरा जो तो मारे थे वो कहाँ वाई पे बांधे थे, अब क्या है y/2, ये पूरा वाई था, ये y/2 है, तो ये क्या y/2 होगा। तो सब वाई चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात आर चेंज होगा, क्योंकि आर क्यू बाई वाई का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, बट आर चेंज होने से आर को बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, ठीक है, वाई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, वाई घटाओगे तो आर घटेगा, ताकि ये रेशियो क्या रखे, मेंटेन रख सके। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आप 11th क्लास वगैरह में पढ़े होगे, ठीक है। पीवी कांस्टेंट कहाँ पढ़े थे, वॉल्स लॉ में, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो क्या लिख दिए थे, P1 V1 और P2 V2 लिख देते थे, सब याद है, वॉइस ओवर में पढ़े थे, बहुत आसान चीज़ें हैं। ऐसा कभी भी आए तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, इस लॉ से, ये जो कांस्टेंट प्रूव हुआ है, ये टर्म था पूरा का पूरा कांस्टेंट था, मतलब कि आर वाई का चेंज होने से ये सब चेंज होने वाला नहीं है, मतलब ये इक्वेशन को सीधे बोल दो कि इक्वेशन क्या कांस्टेंट है। तो इससे फायदा क्या हुआ सर, मान लो पहले ये आर था और क्या था, मैं R1 बोल देता हूँ, ये दूरी को R1 बोलता हूँ, और इसको ये क्या y1 था, ये बाद में क्या R2 हो गया, मान लो इसका क्यों, मान लो क्या होगा y2 हो गया, तो ये रेशियो क्या बराबर होगा, R1 की जगह R2 हो गया, y1 की जगह y2 हो जाएगा, लेकिन रेशियो क्या हो, मेंटेन होगा, क्योंकि रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2k और उसका mg, और ये सब कोई भी बदलने वाला टर्म नहीं है और ना बदला गया है, यानी ये वाला चीज़ क्या होगा, बराबर होने वाला। कांस्टेंट का ही मतलब होता है, पीवी कांस्टेंट मतलब क्या, P1 V1 और P2 V2, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P2 हुआ, वॉल्यूम V2 हुआ, लेकिन प्रेशर बदला, वॉल्यूम बदला, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नहीं बदला। ये इसका मतलब था ना, बॉल्स लगा में पढ़े थे। मैं बस ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें कनेक्ट हो जाए। ऐसा जब भी आए अगली बार से कभी भी कोले एक्स वाई कांस्टेंट, मतलब क्या, एक्स बदलेगा वाई बदलेगा, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। कोले एक्स वाई बटा रेशियो कांस्टेंट, मतलब क्या, एक्स बदलेगा वाई बदलेगा, लेकिन एक्स वाई का रेशियो नहीं बदलेगा। एक्स वाई कांस्टेंट ऐसे है तो मतलब क्या, एक्स बदलेगा वाई बदलेगा, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। ये इसका मतलब होता है। जब भी ऐसा प्रूव हो जाए तो इसका ये मतलब समझिएगा, नीट वाले खासकर ध्यान दीजिएगा, मैथ वाले साथ बेहतर समझते हो, तो ये हो जाएगा आपको, यानी ये आर बदलेगा वाई बदलेगा, लेकिन इसका रेशियो ऐसा वाला आर क्यू और वाई का रेशियो नहीं बदलेगा। यहाँ क्या बदला गया, वाई बदला गया, तो अभी इस बात आर बदलेगा, लेकिन जो रेशियो नहीं बदलेगा। अब इसी को इक्वेशन को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो R1 क्या है, R1 क्या है, पहले R था, ठीक है, पहले दूरी क्या था, Y था, ठीक, एक क्यू। अब क्या हो गया, R डैश बोला है, और दूरी क्या हो गया, Y/2 हो गया, ठीक है। तो Y से Y कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी RQ/2 बराबर क्या हो जाएगा, R डैश क्यू। हमें पूछा क्या है, R डैश के वैल्यू, तो क्या लिखोगे, तो R डैश वाला लिख देंगे सर, इसका क्यूबिक रूट तो R मिल जाएगा आपको, और 2 का क्यूबिक रूट मिल जाएगा आपको, ऐसे, है ना। अरे इसको 3 को उधर फेंक दो तो इसका क्या क्यूबिक रूट हो जाएगा, तो 3 पावर 3 है, उसका क्यूबिक रूट 1/3, तो कट जाएगा, यानी ये R बच जाएगा, और 2 का पावर क्या 1 था, 3 इधर आया तो 1/3 नीचे बचेगा। आपको पावर समझ में आता है ना, पावर 3 है तो इधर जाएगा क्या 1/3 हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, पता नहीं तुम लोग, कुछ लोग पता नहीं, मेरे को यहाँ तक लग रहा है कि कहीं निपट ना जाए इसमें। 1/3 ये पावर को इधर भेज दिया तो 1/3 हो जाएगा, और 3 × 1/3 क्या R बचेगा, यहाँ क्या हुआ 2 की पावर 1, 1 × 1/3 तो क्या 2 की पावर 1/3 हुआ। तो ये आपको आंसर है, R डैश जो है R बटा में क्यूबिक रूट ऑफ 2 हो जाएगा आपको, ठीक है। ये वैल्यू जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, मतलब कि R डैश क्या हो गया, घटा है, Y घटाएगा तो R भी घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका रेशियो मेंटेन रखना है, तो इसको घटाओगे तो इसको भी घटना पड़ेगा, इसको घटाओगे तो इसको भी घटना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है ना R डैश, वो क्या है, छोटा है, किससे, R से, मतलब पहले से जो दूरी था वो क्या हो गया, कम हो गया। आपको ये दूरी घटेगा तो ये दूरी भी घटेगा, ऐसा दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। खुद सोचो ना यार, अगर लेंथ मान लो स्ट्रिंग का वही रखते तो बताओ, ये भी घटे ये भी घटे तो हाइपोटेनस भी क्या होता है, घटता, यानी ये भी क्या होता है, घटता, यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी स्ट्रिंग जो लेंथ के उस समय है वो लेंथ का स्ट्रिंग इस समय नहीं है, यानी ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे रस्सी को जैसे यहाँ था वहाँ नहीं शिफ्ट किया गया है, इस रस्सी को खोल के और किसी दूसरी जगह से बांध दिया गया है, ताकि लेंथ कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें बस क्या लेवल मेंटेन रखना है, किसका, बॉल का लेवल, जो बॉल का लेवल पहले था वही बॉल का लेवल अभी रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से सुनिएगा, समझिएगा। नीट 2013 में आया है, नीट के हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ा सा इसका शुरू में अजीब गरीब था, लेकिन थोड़ा ढंग से समझोगे
और फिगर को ढंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि बेसिक पॉइंट कहाँ छुपा हुआ है, लेवल को मेंटेन रखना है, ठीक है। रस्सी का लेंथ मेंटेन रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसमें क्या किए हम लोग, तो पहले हम लोग इस इक्वेशन से, इक्वेशन को बार बार पता है पेंडुलम केस में बार बार यही हो रहा है, जब भी एक कॉमन पॉइंट से दो चार्ज सेम चार्ज को सेम मास वाले को लटकाओगे तो tan थीटा यही आने वाला है, ठीक है। और tan थीटा को आप इसके रूप में लिख सकते हो, y और r के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। वो लिखे तो देखेंगे क्या कि इस रेशियो क्या है, कांस्टेंट पाया गया, मतलब y और r चेंज होगा लेकिन उसका रेशियो चेंज नहीं हुआ। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको इक्वेट कर लिए कि पहले वाला r और पहले वाला y और बाद वाला r और बाद वाला y को करते हैं इक्वेट कर देते हैं इस फॉर्मूले से, तो वहाँ से बाद वाला क्या मिल गया, r मिल गया, क्योंकि बाद वाला y पता था कि y क्या हो गया है, y/2 हो गया है, मतलब कि जितना हाइट पर बांधा था उसके आधे पे बांधा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, नीट के हिसाब से मजेदार क्वेश्चन था, मिटा दें इसको। किसी को कोई कष्ट हो तो जरूर पूछिएगा, ऐसे इसमें कष्ट होना ही चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बार बार आपको ये यूज आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, F/mg। जो पेंडुलम केस में करोगे तो ये बार बार आपको आने वाला है, जिनको याद नहीं हो रहा है बेसिक से आए, मिटा दूं। चलिए, चलिए आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा और बदलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक। आइए जरा इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में अब थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बजाय थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई आपसे बोले कि आपको मान लो दोनों सेम चार्ज वाला, दोनों सेम मास का बॉडी था, सेम लेंथ के स्ट्रिंग से उसको लटका दिए कॉमन पॉइंट से, दोनों क्या बिल्कुल थीटा थीटा पर दोनों तरफ एंगल क्या हो, बिल्कुल थीटा सेम होगा। अब क्या किया जा रहा है, बोल देगा क्या कि मान लो ये जो चार्ज है ना, वो चार्ज को हम लोग क्या कर दिए, एक जगह चार्ज को हम लोग कर दिए क्या 2q, क्या कर दिए, मास वही रहने दिए, चार्ज 2q कर दिए, और एक तरह का मास को रहने दिए क्या q, मतलब जो चार्ज था वही रहने दिया, मास भी जो था वही रहने दिया, मास कहीं चेंज नहीं किए हैं, चार्ज एक जगह चेंज नहीं किए हैं, लेकिन एक तरफ के चार्ज को q का q रहने दिए, एक तरफ के चार्ज को 2q कर दिए हैं। ये एंगल मान लीजिए थीटा था, अब मान लो यहाँ पे क्या है θ1 हो गया और ये मान लो θ2 हो गया। अब हमें क्या रिलेशन बताना है, ये θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, और θ1 θ2 जो थीटा के कंपेयर बताइए, मतलब रिलेशन क्या है, θ1 θ2 के बीच रिलेशन बताना है आपको, ठीक है, और θ1 θ2 को किससे थीटा के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है, यानी तीनों को रिलेट करना है अपन को। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन θ1 θ2 एंड थीटा, यानी जो पहले जब सेम चार्ज सेम मास से हुआ करता था तब जो एंगल था, और अब जो चार्ज बदले हैं तब जो एंगल है, उस रिलेशन में एक मैथमेटिकली कुछ नहीं करना है कि टू की, बस हमको बड़ा छोटा बताना है, ठीक है, कुछ मैथमेटिकली प्रूव नहीं करना आपको, बस बड़ा छोटा हमको बता देना है। मेरी बात समझ में आ रही है, सिर्फ बड़ा छोटा बताना है आपको। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या किया है, मास नहीं बदला है, चार्ज बदला है, चार्ज बदलने से क्या बदल जाएगा यार, ठीक है। मान लो हम लोग मान के चलते हैं कि मान लीजिए ए अपना जो पहले जो पोजीशन था उसे था बदल गया, अब वो बढ़ा है कि घटा है बाद में देखते हैं, मान लीजिए बदल गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो भी यहाँ पे ये नया पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब मान लीजिए चार्ज बदले तो मान लो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो ऐसे था, चार्ज बदले तो हो सकता है दूर चला गया, हो सकता है पास है, हमको नहीं पता, मान के चलते हैं कि कुछ हुआ गया, मतलब अपने पहले पोजीशन पे नहीं रहा, अब थोड़ा सा क्या बदल गया, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए फिर से, अब भाई बदलेगा तो कहीं ना कहीं जाके फिर से नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी होगा कि चार्ज बदल दिया तो सीधे ऐसे हो जाएगा आपको, और इसी बात है पहले ऐसे लटका हुआ तो चाहे तो झुकेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, यानी क्या वहाँ से चेंज होकर एक नया इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, चेंज हुआ भी कि नहीं हुआ देखते हैं अपन लोग, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम जो कुछ देर के बाद आने वाला है, ठीक, कहीं ना कहीं और नया जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा सर, तो सर वही पहले कितना लग रहा था इसके ऊपर फोर्स, तो सर K Q1 Q2 Q ये भी Q था,
बटा सेपरेशन स्क्वायर कुछ था सर, एक्स स्क्वायर था मान लीजिए। अब क्या लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर क्या जगह के टू क्यू, Q1 की जगह टू क्यू, Q2 की जगह क्यू, और सेपरेशन थोड़ी एक्स ही रहेगा। मान लीजिए सेपरेशन पहले एक्स था, अब मान लो सेपरेशन कुछ एक्स डैश हो गया, मुझे नहीं पता, एक्स डैश छोटा है कि बड़ा मुझे नहीं पता, ऐसे हुआ होगा आपको। अच्छा अब तो इस पर कितने इलेक्ट्रोसिटी रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो ये क्या है कॉन्सेप्ट ही है कि हमेशा क्या इक्वल एंड अपोजिट लगता है। ये नहीं कि सर 2Q चार्ज वाला है और तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, Q चार्ज पे कम लगेगा, नहीं मेरे भाई, जो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। यानी याद रखो इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, वही होगा सर K 2Q Q बटा क्या एक्स स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलने वाला नहीं है, मतलब पहले से बदलेगा, पहले के फोर्स से बदलेगा, लेकिन दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है पहले भी दोनों पे बराबर लगा करता था, जितना ये इस पे लगाता था वो उतना उस पे लगाता था, अभी भी जितना ये लगाएगा इस पे उतना ही वो लगाएगा। कोई जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लगता है आपको, जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर, ये सब प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़े हैं। यानी क्या दोनों का एफईएस फोर्स, एफईएस पुराने वाले एफईएस से अलग है, लेकिन पहले भी एफईएस आपस में बराबर था, इस पे जो फोर्स इसके कारण लगा था, इस पे जो फोर्स उसके कारण लगा था, दोनों बराबर था। अभी भी फोर्स क्या है दोनों पे बराबर ही लग रहा है, बट पहले से मैग्नीट्यूड वाइज अलग है, लेकिन लगेगा दोनों के ऊपर क्या बराबर है। अच्छा mg बदल नहीं रहा सर, m तो वही है ना, mg बदल नहीं रहा है ना, समझ बात। यानी इस पे जो फोर्स इधर लग रहा है वाई कंपोनेंट, वही वाई कंपोनेंट इधर लग रहा है, सॉरी एक्स कंपोनेंट, और जो इस पे क्या लग रहा है वाई कंपोनेंट mg इस पे लग रहा है, उस पे ही mg लग रहा है। आपको कहने का क्या मतलब हुआ कि दोनों फोर्स क्या है बराबर है कि नहीं। और जो दोनों फोर्स बराबर है तो tan थीटा क्या होता है आपको, मान लो यहाँ जो tan थीटा लिखोगे वो क्या होगा, वही FESY क्या लिखोगे mg, है कि नहीं। अरे मेरे भाई अगर मान लीजिए हम लोग लिखेंगे, इसके लिखेंगे tan थीटा 1, इसके लिए लिखते हैं तो इसका FES भाई इसका mg, ठीक है। उसका मान लो tan थीटा 2 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे FES डैश भाई क्या mg। बोलो सर a इसके बराबर है और a इसके बराबर है, तो सर क्या बोलोगे कि ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा और थीटा क्या बराबर ही रहा, मतलब थीटा 1 थीटा 2 बराबर ही रहे। मतलब क्या कि अगर चार्ज बदलते हो, सिर्फ मास नहीं बदलते हो, सिर्फ चार्ज बदलते हो तो एंगल चेंज जरूर होगा, लेकिन जो भी होगा इक्वल होगा दोनों। ये वर्टिकल के जो है ना इसके अबाउट जो एंगल रहेगा बराबर ही रहेगा। फिर से क्वेश्चन को आंसर को पढ़ो, क्या बोला मैं, अगर मास को बॉल के मास को सेम रखते हो और चार्ज बदलते हो, 2Q करो, 3Q चार्ज करो, 5Q करो, Q1 Q2 कर दो, कुछ भी कर दो, जो फोर्स इसके कारण इस पे लगेगा, जो फोर्स उसके कारण उस पे लगेगा, सेम ही रहेगा। और mg मास बदल नहीं रहा तो mg सेम ही रहेगा, तो एंगल क्या होगा सेम रहेगा। मतलब कि चार्ज बदलने से क्या नहीं बदलता, एंगल बदलता है, लेकिन एंगल के बीच रिलेशन नहीं बदलता। जैसे पहले दोनों के बीच का एंगल बराबर था इधर इधर, अभी भी दोनों का एंगल क्या होगा बराबर ही रहेगा, है कि नहीं। हाँ 30 से 40 हो गया अलग बात है, 30 से 45 हो गया अलग बात है, लेकिन इधर 30 था तो इधर 30 से बदलेगा, लेकिन जो भी रहेगा वो बराबर ही 45 रहेगा। मान लो घटा, मान लो चार्ज ऐसे कम कर दिए तो चार्ज क्या होगा, एंगल मान लो घट गया, ठीक है, तो क्या होगा आपको 30 से 20 होगा, लेकिन दोनों जो 20 रहेगा। मतलब कि ये दोनों का जो वर्टिकल की से दोनों एंगल बना रहा है ना दोनों बॉल, वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, अगर सिर्फ चार्ज बदलें तो, सिर्फ चार्ज बदलें तो, ठीक है। बोलो सर पहले कैसे बताओ, ये तो समझ में आ गया कि ये थीटा 1 थीटा 2 बराबर ही रहेगा सर, क्योंकि हम लोग ये थीटा 1 tan थीटा 1 इसके लिए लिख लिए और tan थीटा 2 इसके लिए लिख लिए, और दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही आ गया, FES डैश FES बराबर था, mg बराबर था, तो क्या बोलेंगे सर दोनों क्या होगा बराबर ही रहेगा सर, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब कहानी समझिएगा कि ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, बताओ। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक का कौन सा फोर्स लग रहा है, वाई कंपोनेंट mg लग रहा है, यहाँ भी लग रहा था mg, है ना। यानी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वाई का जो कंपोनेंट लग रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं सर। पहले FES लग रहा था, अब बदल गया, क्या हो चार्ज को क्या कर दिया 2Q, तो ऑब्वियस सी बात जब चार्ज बढ़ाओगे, जैसे पहले क्या था mg तो अभी उतना ही लग रहा है, पहले उतना ही लग रहा था, लेकिन अब चार्ज डबल हुआ है, फोर्स भी क्या हो जाएगा उस क्षण के लिए क्या होगा डबल नहीं होगा। जैसे मान लो जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में Q को क्या कर दिए 2Q कर दिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा K की जगह 2Q हो जाएगा, जैसे 2Q होगा तो फोर्स क्या डबल हो जाएगा, डबल होगा ज़्यादा फोर्स लगेगा तो कुछ देर के लिए अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करके ज़्यादा फोर्स होगा तो थोड़ा सा दूर जाएगा आपको, और दूर जाकर फिर से क्या होगा नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, तो एंगल क्या होगा आपको बढ़ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और नहीं तो अगर पूरा अगर ढंग से करना है तो याद करो बिल्कुल एक फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या था KQ स्क्वायर बटा में L स्क्वायर इंटू mg, ऐसा कुछ था, हाँ 4L स्क्वायर था 12 स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद करो लिखवाया था मैं आपको, कब, जब सबसे शुरू में, जब भी दो बॉल है
क्या आपको किसका था, सेम चार्ज और सेम मास का था, तो ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, चार्ज बढ़ाओगे तो अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा, थीटा क्या बढ़ेगा। सही बात, मास सेम रहा, लेंथ सेम रखे स्ट्रिंग का, चार्ज बढ़ाए हैं, चार्ज का प्रोडक्ट बदलेगा। एक क्यूएस का क्या था एक्चुअली में, Q1 Q2 था, इसको बढ़ाओगे तो अब इससे क्या प्रोडक्ट बदलेगा, बढ़ेगा, तो एंगल भी क्या हुआ, बढ़ेगा। आपको ये फॉर्मूला याद है, शुरू में ही बताया था आपको। इतना दिमाग में बैठाइएगा कि इस पे चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेशन क्या लिखेंगे कि θ1 θ2 तो बराबर है, लेकिन पहले वाला थीटा से बड़ा है, पहले जो थीटा था उससे बड़ा है सर। एक कहानी होगा, ये फाइनल आंसर होगा आपको। लेकिन कब की कहानी बता रहा हूँ मैं, जब सिर्फ चार्ज चेंज किया जाए। क्या किया जाए, चार्ज चेंज किया जाए। अगर सेम क्वेश्चन में क्या करते कि बोलते कि सर चार्ज को क्यू था, अब उसको क्या कर दिया, क्या Q/2 कर दिए, चार्ज को कम कर दिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो, कम हो जाएगा, है ना। तो क्या बोलोगे, तब क्या लिखते कि चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा, mg तो मास तो बदले नहीं है, और मास नहीं बदलोगे तो θ1 θ2 बराबर ही रहेगा। मास नहीं बदलोगे, सिर्फ क्या बदलोगे, चार्ज सेम रहे या चार्ज सेम ना रहे, ये एंगल क्या हो, बराबर ही रहेगा। हाँ, पहले कंपेयर में अब चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो, कम होगा, तो लोग क्या होंगे, तो पास आएंगे। पहले ज़्यादा फोर्स लगा तो दूर, अब कम फोर्स होगा तो लोग पास आएंगे। यानी क्या लिखेंगे कि अब जो एंगल है सब कम है, किससे, पहले वाले से। इस थीटा से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पहले ऐसे था, फोर्स घटेगा तो सर पास आएंगे, लेकिन ये दोनों तरफ वाला एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा सर। दिमाग में क्या बैठा लिया आप कि चार्ज बदलने से सर, ठीक है, इन दोनों के एंगल के बीच में रिलेशन नहीं बदलता है, पहले भी बराबर था, बाद भी बराबर रहेगा। इस चीज़ को दिमाग में जितना जल्दी आप बैठा लें उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं कि मास बदलते हैं, चार्ज सेम रखते हैं, मास बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जंग से अपने लॉजिक के रूप में लिख लीजिएगा, थ्योरी के रूप में लिख लीजिएगा। आइए अब क्या करते हैं, ऐसा था, अब इस सिचुएशन पे था एंगल, अब हम लोग क्या किए कि मास बदल दिए सर, मास बदल दिए, क्यों रहने दिए, मास एक को m ही रहने दिए, का मास 2m कर दिए। ठीक है, अब ये θ1 θ2 है मान लीजिए, अब θ1 θ2 रिलेशन बताइए और पहले से कंपेयर कीजिएगा, पहले से बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, अब सिर्फ चार्ज सेम रहने दीजिए, मास बदले, क्या होगा सर, ध्यान समझिए। इस बार क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही लगने वाला है सर, है ना, मतलब दोनों जितने इसके ऊपर इसके कारण लगेगा उतना ही इसके कारण उस पर लगेगा आपको, यानी ये तो बदलने वाला, क्योंकि बदलने वाला है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको, देखो बदलने वाला नहीं है, इसका ये मतलब कि सर पहले से कंपेयर कर रहे हैं भाई, अभी हम इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेयर कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बदल रहा है, पता इसका मतलब कि इन दोनों के ऊपर एक दूसरे कारण लगने वाला जो फोर्स है आपको, जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही रहेगा। आपको पहले FES लग रहा था, अभी मान लो FES डैश लगेगा, लेकिन पहले इसके कारण भी FES, इसके कारण भी FES लग रहा था, अब क्या लगेगा, इसके कारण मान लो FES डैश लगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मास बदलने से mg फोर्स बढ़ेगा, mg फोर्स बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा भाई मास अगर ग्रेविटी थोड़ा सा स्ट्रांगली खींचेगा नीचे की ओर, तो अभी से बात थोड़ा सा क्या चेंज होगा आपको ये। ठीक है, चेंज होगा तो उनको सेपरेशन बदलेगा, और सेपरेशन बदलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगा, यानी इसलिए मैं FES डैश बोला हूँ। लेकिन इतना तय है कि जो भी चेंज हो, लेकिन चेंज होने के बाद जो दोनों पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि लॉ है कूलम का कि दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। हाँ, अब mg लगेगा, लेकिन इस पर क्या लगेगा, 2mg लगेगा आपको, है कि नहीं। इसका अगर tan θ1 लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, FES डैश बटा में क्या, mg, tan डैश FES डैश mg लिखेंगे, और tan θ2 की लिखेंगे, ठीक है, FES डैश बटा में क्या, 2mg लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, ये बढ़ा है, मतलब θ2 क्या घटेगा, मतलब ऐसे रहा होगा, ए मास m ही रह गया, q नहीं रह गया, यहाँ मास क्या, और 2m हो गया, तो मास बढ़ेगा तो क्या हुआ, थोड़ा सा मास ज़्यादा होगा, मतलब क्या ज़्यादा फोर्स लगाया ग्रेविटी, तो थोड़ा सा क्या हुआ, नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा घटेगा और क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही मास के कारण नीचे आया, तो जैसे ही दूरी घटा तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बढ़ गया। जैसे मान लो एक QM था ही, ये सर क्या होगा, 2m हो गया सर, यानी mg फोर्स बढ़ जाएगा, मास डबल हुआ तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या और 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये ग्रेविटी की तरफ थोड़ा सा दे, पहले यहाँ था तो ग्रेविटी से जहाँ खींचेगा, जैसे ही यहाँ से आया कुछ थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हुआ तो इसके बीच में क्या दूरी क्या हो, कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसको mg इधर लाना चाहेगा तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लेके चला जाएगा आपको,
है कि नहीं? तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक थीटा से, पहले वाले थीटा से क्या होगा, घटेगा, और ये वाला पहले थीटा से क्या बढ़ जाएगा, मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, तो रिलेशन ये हो जाएगा सर कि जो θ1 है वो पहले वाले थीटा से बढ़ जाएगा और θ2 है सबसे कम रहेगा। ये आपको इसमें तो प्रूफ समझ में आ गया, क्या mg यहाँ 2mg है, मतलब वैल्यू क्या है, छोटा है, tan थीटा घटा है, मतलब थीटा भी क्या होगा, घटेगा, θ2 क्या होगा, कम होगा, θ1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये θ1 θ2 समझ में आ गया। अब थीटा से कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा से लॉजिकली समझ लो, लॉजिकली क्या समझ, जैसे ही mg q m था, दोनों ऐसे बेचारा था, जैसे ही मास को क्या किए 2m किए, 2m मास किए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने लगेगा। जैसे ही वो नीचे थोड़ा झुका तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या हुआ, घट गया, सेपरेशन घटेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा क्या ऊपर उड़ जाएगा, मतलब क्या ए वाला जो होगा पहले वाले एंगल से बढ़ जाएगा, θ1 जो है पहले वाले थीटा से बढ़ जाएगा और थीटा जो है पहले वाले से क्या घट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा बातें, ठीक। चलिए इसे दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो ये सब आपको लॉजिकली क्वेश्चन करना है, इसको और चेंज करके क्वेश्चन करवा सकता हूँ हल्का। यार ये सब क्वेश्चन बहुत लॉजिकल और खासकर ये सब लॉजिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ऐसा, मतलब पेंडुलम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा चेंज करके कॉन्सेप्ट को। मान लो आपको ऐसे बॉल है, इसका मास m1 है, चार्ज मान लो q1 है, लेंथ मान लीजिए l दिया हुआ है, एंगल मान लीजिए θ1 है। एक दूसरा, अब और कॉमन पॉइंट से नहीं लटकाए हैं, इस बार क्या किए हैं ना, एक दूसरा जगह दूसरे पॉइंट पे दूसरे चार्ज को लटकाए हैं, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ वही l ही है। आज क्या रखे हैं, चार्ज कर दिया, क्या q2 कर दिए और मास को m2 कर दिए, ठीक है। और ये मान लो एंगल θ2 है, क्या है, एंगल θ2 है। बोला है कि फॉर θ1 इक्वल टू θ2, θ1 और θ2 को हम क्या रखें, देखो यहाँ q1 q2 साथ कंफ्यूज में यार, इसलिए इसको स्मॉल q से दिखा दो ताकि ये थीटा से कंफ्यूज मत हो, q1 ये मान लो q2 है, ठीक है, और θ1 θ2 है। θ1 θ2 को मैं क्या चाहता हूँ कि बराबर रहे, क्या रहे, बराबर। तो रिलेशन बताइए कि क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन, θ1 θ2 को बराबर रखने का क्या कंडीशन होगा, ढंग से देखिएगा, लेंथ बराबर है ऐसे कहीं आपको है, ठीक है, समझिएगा बात को ढंग से। मास भी बदल गया, चार्ज भी बदल दिया, q1 q2 बोला हूँ, m1 m2 बोला हूँ। अब आपको बोल रहा है कि एंगल दोनों है, जैसे तो पहले देखो ऑब्वियस सी बात है यार, पहले ऐसे लटकाया गया होगा, ठीक है, चार्ज सेम तरह का होगा, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो रिपेल करना शुरू हुआ होगा, पहले ऐसे लटका है, रिपेल करना शुरू हुआ तो दूर होगा आपको, ठीक है, ये भी कुछ अपने एंगल से रोटेट होगा, वो भी अपने एंगल से कुछ बदलेगा आपको। अब कहानी क्या है, ठीक है, थोड़ा रोटेट, मत सोचना कि ये जो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से उठ के थोड़ा सा ऊपर की उठेगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर की उठेगा, टेंशन मत लीजिएगा सब ऐसे, ठीक है। चलिए ये भी थोड़ा सा रोटेट होकर अपना थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि दोनों का एंगल बराबर रखना है सर, तो क्या q1 q2 में क्या रिलेशन होगा, q1 q2 बराबर रखना पड़ेगा, m1 m2 बराबर रखना पड़ेगा, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, क्या कंडीशन होगा। अभी कुछ से जो इससे पहले जो क्वेश्चन करवा रहा था उसमें क्या बोला था, मास को सेम रखे थे, चार्ज को बदले थे, मास को सेम रखे थे और चार्ज को बदले थे, तो क्या हुआ था, मास को सेम रखे थे, चार्ज को बदले थे, तो क्या हुआ था सर, एंगल बदला था लेकिन एंगल बराबर रहा था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे θ1 को क्या लिखोगे आप, tan θ1 को लिखोगे सर FES इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा में क्या सर, बटा में mg, ये लिखोगे ना, समझ रहे थे, ये लिखेंगे tan θ1 m1g, ठीक है, यहाँ लिखेंगे tan θ2 क्या लिखेंगे FES बटा क्या m2g। अब ये तो तय है यार कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स A लगाएगा इसके ऊपर उतना ही A लगाएगा इसके ऊपर, चार्ज बदलो या ना बदलो, ये बात तो शाश्वत सत्य है कि भैया जब भी दो पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगता है, कोलम्बिक फोर्स दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि चार्ज छोटा है तो सच कम फोर्स लगेगा, चार्ज बड़ा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं भाई। जो भी है, मान लीजिए इसके ऊपर 2 न्यूटन लगेगा तो इस पर भी 2 न्यूटन लगेगा, इस पर 1 न्यूटन, चार्ज कम करते हैं तो मान लो इस पर 1 न्यूटन लगने लगा तो इस पर भी 1 न्यूटन लगेगा। मतलब ये है कि चार्ज बदलने से दोनों के बीच का फोर्स बदलेगा पहले के कंपेयर में, लेकिन जो दोनों के ऊपर लग रहा है वो फोर्स क्या वो बराबर ही रहेगा। पहले मान लो ज़्यादा चार्ज था तो 2 न्यूटन का लग रहा था, अब चार्ज कम है तो क्या 1 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन क्या लगेगा 2 न्यूटन का, इस पे 2 न्यूटन तो इस पे भी 2 न्यूटन, इस पे अच्छा फोर्स घटा तो दोनों पे घटेगा, फोर्स बढ़ा दोनों पे बढ़ेगा, लेकिन दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या बराबर ही होगा। ये बात बिल्कुल क्या कूलम्ब्स लॉ में अपन लोग बार बार इसी बात को रिपीट किए थे,
न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से होता है बिल्कुल, जितना फोर्स उस पर लगाता है उतना ही फोर्स ये लगता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या रहेगा सर, कॉमन रहेगा, वेदर एफईएस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या बोलेंगे, वेदर क्या Q1 एंड Q2 सेम और डिफरेंट, दो पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहे या डिफरेंट रहे, दोनों के ऊपर एक दूसरे का लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम ही रहेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब इसके कारण जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, इसके कारण जो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, वो तो सर सेम ही होने वाला है। इसमें Q1 बराबर रहे, Q2 बराबर रहे, Q1 Q2 बराबर रहे ना रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब क्या है, अब M1G और M2G है, तो क्या सोचोगे भाई, बराबर रखना है तो G तो कॉमन है ही, FES कॉमन है, G भी कॉमन है, मतलब M1 को बराबर रखना पड़ेगा, यानी M1 मस्ट इक्वल टू, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी। मतलब अगर तुम चाहते हो कि दोनों एंगल सेम रहे तो मास को बराबर रखना मस्ट है। चार्ज बराबर रहे ना रहे, Q1 Q2 बराबर भी हो सकता है तब भी बराबर रहेगा एंगल, Q1 Q2 बराबर ना रहे तब भी एंगल बराबर रहेगा, लेकिन मास का बराबर होना तय है। मास बराबर नहीं रहा तो एंगल बराबर नहीं रहेगा। यानी अगर आपको बोल दिया ऐसा क्वेश्चन में कि एंगल हमको बराबर रखना मैंडेटरी है, तो बोलो कि भाई एंगल बराबर रखना है तो मास बराबर रखो, चार्ज तुमको जो रखना है रख लो, बराबर मैग्नीट्यूड का रखना है बराबर मैग्नीट्यूड का रखो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का रखना है डिफरेंट मैग्नीट्यूड का रखो, कुछ भी रखो आपको ये बराबर ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पिंडलों के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर लिए, ठीक है, लॉजिक को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। बता दूं, चलिए एक एससी वर्मा क्वेश्चन है इसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया हल्का सा कहानी, उसको कर लेते हैं अपन। जैसे चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, मतलब ये कॉमन पॉइंट से जोड़ने वाला बहुत सारा फोर्स निकाल लिए, अब थोड़ा सा कॉमन पॉइंट न रख के अनकॉमन पॉइंट है, मान लीजिए दोनों को सेम चार्ज है, सेम मास है, यहाँ Q चार्ज M मास, यहाँ भी Q चार्ज M मास, सच मास बराबर है सर तो एंगल तो भी बराबर होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रखे अपन लोग, ठीक है, तो क्या हुआ, मास सर बराबर है तो सर एंगल भी क्या हो बराबर होगा ही, ये बात तो तय है। चार्ज बराबर रखो मत रखो, यहाँ पे मैं चार्ज बराबर रखा हूँ, ये दोनों पॉइंट जो जिससे हम लोग क्या किए उसको लटकाए हैं उसके बीच का एंगल क्या है, सेपरेशन क्या है, D है। अब आपसे कोई पूछे रिलेशन वगैरह पूछ दे, जैसे उसमें पूछे जब कॉमन पॉइंट से लटका रहे थे तब रिलेशन पूछते थे, आपको रिलेशन पूछ दे तो क्या लिखोगे, तो अब इसके बीच की दूरी क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी क्या होगा बताओ इक्विलिब्रियम पे, तो सर ये तो D है, हाँ सर, ये वाला कितना हो जाएगा, L है, थीटा तो क्या L साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला भी क्या है L साइन थीटा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सर K Q1 Q2 दोनों बराबर है, सेपरेशन क्या हो जाएगा सर D प्लस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा आपको, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे इधर उस पे उधर mg इतना ही लगेगा आपको, है ना। तो tan थीटा कितना लिखोगे, तो tan थीटा लिखेंगे सर FES बाई mg, उसमें FES क्या है तो K Q स्क्वायर बटा में D प्लस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg, ये होने वाला ये रिलेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। बस वहां पे क्या था D नहीं था, कॉमन पॉइंट से था तो D 0 था, यानी सीधे हो जाता था क्या 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता था, और उसको इधर फेंक देते थे। लेकिन इस बार क्या है कॉमन पॉइंट से नहीं लटकाए हैं, तो जो पॉइंट के बीच में जो दूरी होगा उसको जोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सेम चार्ज रखो तो रिपेल नहीं करेगा, पहले ऐसे लटकाया मान लो, सेम चार्ज रखे तो क्या रिपेल करके दूर कर दिया, ठीक है, तो पहले D सेपरेशन था, रिपेल किया तो कुछ देर के बाद क्या हुआ सेपरेशन बदल जाएगा, ठीक है। ए लेंथ का था मान लो, थीटा रोटेट हो गया, थीटा आपको क्यों अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो थीटा दूर चला गया, तो अपन लोग क्या L साइन थीटा इधर बढ़ जाएगा, लेंथ L साइन थीटा इधर बढ़ जाएगा, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा D प्लस 2L साइन थीटा हो जाएगा। ये अगर हम लोग चार्ज क्या रखते हैं, इसको बताता हूँ, यही अगर हम लोग चार्ज क्या रखते हैं अपोजिट नेचर का रखते हैं, देखो बहुत चिल्ले क्वेश्चन है, यही अगर हम लोग कॉमन पॉइंट से लटकाते, अच्छा कॉमन पॉइंट से लटका, दोनों के बीच में क्या दूरी D था, अब चार्ज क्या रखते उल्टा, मान लो इस पे माइनस Q, एक L लेंथ का रस्सी से इसको लटकाते M, और यहाँ क्या रखते मान लो प्लस Q और M L लेंथ का, है ना। तो बताइए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता तो कहानी क्या होता, तो सर ये माइनस Q प्लस Q है सर, अट्रैक्ट करेगा, ये रस्सी कुछ देर रोटेट होकर यहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा आपको, है ना, ये रोटेट होगा ना यार,
ये रस्सी ऐसे लटकाए थे, दोनों अपोजिट चार्ज क्या है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ झुकेगा, आपको इस तरह से हो जाएगा। पहले रिपल होता था ऐसे हो जा रहा था आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको ये प्लस माइनस क्यू, ये प्लस क्यू आ जाएगा आपको। कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मान लो थीटा है, अब देखो मास तो दोनों को बराबर है ना, इसका ये मास सेम है, इसका मास सेम है, तो ये एंगल तो बराबर होगा, ये भी पढ़ रहे हैं। चार्ज बराबर हो ना हो, मास बराबर होगा तो एंगल क्या होगा, सेम होगा आपको। अभी कुछ देर से यही सब पढ़ रहे हैं बातें, ठीक है। तो अब दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या ए क्या हो जाएगा, ए एल है, पूरा एल है, रस्सी है ना यार, रस्सी रोटेट यहाँ होगा तो ये भी एल लेंथ लटकाया था तो एल ही रहेगा आपको। तो एल है तो ये वाला क्या एंगल क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा आपको। ये भी क्या हो, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो अब क्या पिछली बार क्या था, जुड़ा था, इस बार क्या घट जाएगा, डी माइनस 2l साइन थीटा इसका हो जाएगा बस। अब ये सेपरेशन क्या हो जाएगा, डी था, एल साइन इधर से घटा, एल साइन इधर से घटा, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो उस पिछली बार बढ़ा था, इस बार घट जाएगा आपको, है कि नहीं। सेपरेशन इस बार बढ़ने के बजाय घट जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सब रिलेशन वही रहने वाला है। तो ऐसे चीज़ें आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका वेरिएशन है अभी, मतलब पूरा मतलब चाहो तो अभी और क्वेश्चन करवाया जा सकता है। इन सब तरह के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी जितना था मैं वो करवाने की कोशिश किया हूँ, ठीक। जितने तरह के पॉसिबिलिटीज थे सब करवाने की कोशिश मैं किया हूँ, टेंशन ना लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। डरना बिल्कुल नहीं है। जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पहला जो इलस्ट्रेशन करवाया था, पहला एग्जाम्पल जो करवाया था आपको सिंपल वाला, वही याद कर लो, वही समझ लो तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उतना डरने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, आपको एसी वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा करवा देता हूँ, ठीक है। एसी वर्मा में क्या किया है कि बोल दिया है कि मान लीजिए, अब मैं पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। देखिएगा उसको, अब मैं पूरा पूरा करवा दूंगा तो तुम लोग क्या बनाओगे, कौन पॉइंट से लटका रहे हैं, चार्ज का मान लीजिए वही क्यू है, मास एम है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, मास क्या है, एम है, ये थीटा है, मान लीजिए थीटा ये भी रहेगा, मास सेम है तो एंगल सेम रहेगा। बोला है कि थीटा 30 डिग्री था, ये मान लीजिए लेंथ एल है, थीटा 30 डिग्री था तो क्या था, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये 30 डिग्री पे ऐसे, इधर से 30 इधर 30, यानी दोनों के बीच में बोल सकते हो 60 डिग्री एंगल पे क्या था, दोनों इक्विलिब्रियम में था। अब क्या किए हम लोग, इसको पकड़े दोनों को और थोड़ा सा इसको क्या किए, थोड़ा और दूर ले गए, कहाँ ले गए, थीटा हम लोग ले गए कितने पे, बोल देता हूँ, मान लीजिए ले गए 45 डिग्री पे, ठीक है। तो बताइए कि अब पूछेगा क्या, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। थीटा 30 डिग्री पे क्या था, ये 30 डिग्री पे था तो ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में था। अब उसको क्या किए, इस बॉल को पकड़े या थोड़ा सा दूर ले गए, कितने एंगल पे, 45 पे ले गए दोनों को। अब क्या किया, उसको छोड़ दिए, तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहेगा क्योंकि 30 डिग्री था तो वो बिल्कुल रुका रहा था बेचारा, लेकिन तुम क्या किए, ज़्यादा दूर कर दिए तो क्या एम जी कारण क्या और नीचे आएगा, है ना भाई। इस दोनों को क्या, इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी चाहता था क्या कि दूर ले जाए, और एम जी चाहता था क्या कि उसको नीचे नीचे पास लाए। इलेक्ट्रिसिटी चाहता है उधर ले जाना, एम जी चाहता है नीचे लाना, तो बेचारा कहीं यहाँ पे इक्विलिब्रियम अच्छे अटेंड कर लेता है। अब क्या किया, उसको दूर लेके चले गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या, फोर्स घट जाएगा, और एम जी फोर्स अपना काम करते रहेगा, तो उसको वापस लाना चाहेगा 30 पे, क्योंकि 30 पे क्या इक्विलिब्रियम में है वो, तो 30 पे चाहेगा कि वापस ले आऊँ उसको। तो बोला है कि जब थीटा 45 डिग्री पे रखोगे तो उस समय बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका, एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉल बोल सकते हो, क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछा गया था जब थीटा 45 डिग्री पे रख के उसको रिलीज कर दिया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसी वर्मा में ऐसा ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की बातें किया है, उसमें मतलब पूरा खोल ओपन करके दे दिया है कहानी को, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा क्या कर दिया हूँ, हल्का सा चेंज करने की कोशिश किया हूँ। एसी वर्मा 18-19 क्वेश्चन, पहला चैप्टर में देखना 18th या 19th या मतलब 18-20 के आसपास है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे न रख के उसको क्या किया गया था, दूर ले गया और फिर उसको छोड़ दिया, पूछा कि बताइए एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। आइए, तो इस बॉल को मैं यहाँ लेके चला गया, यहाँ लेके चला गया मान लो, ठीक है। इसका नया डायग्राम बनाता हूँ, था बेचारा 30 पे लेके चला गया किस पे, 45 पे। अब तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। बताओ जब इक्विलिब्रियम पे था तो थीटा कितना था, 30 था, तो उस पर कहानी निकाल लेते हैं। क्या निकल उसमें कहानी था यार, उसमें आपके पास जो tan 30 डिग्री था वो किसके बराबर था,
टेन थीटा क्या था फॉर्मूला, टेन थीटा था के क्यू स्क्वायर, एफ बाई क्या था, एफ बाई एम जी था सर, एफ कितना, तो के क्यू स्क्वायर, सेपरेशन कितना, एल है, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, यानी एल साइन 30, एल साइन 30 तो कितना हो जाएगा हीरो, तो हो जाएगा सर कितना, एल बाई टू यानी कितना है, साइन 30 कितना 1/2 होता है, तो पूरा एल डिस्टेंस हो जाएगा ये भी, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा एल, तो फोर्स कितना लगा, के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एम जी लगेगा फोर्स, और टेन थीटा क्या होता है 30 डिग्री, यानी √3 हो जाएगा ये, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको, यानी आपको एक रिलेशन बन गया कि √3 mg बराबर क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रहेगा आपको, है कि नहीं, एक कहानी आपको आ जाएगा, यहाँ से एक रिलेशन बन गया आपको, किसके बीच में, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर mg के बीच में आपको रिलेशन बन गया, ये जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बाद में देखते हैं, एक जो रिलेशन है इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा देखते हैं। हम लोग क्या बोला है कि 30 पे नहीं रख के 45 पे लेके चले गए, तो एसोसिएशन बताइए, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएशन कितने तरह के उसमें होगा, पहले भी बात करते हैं। ये बात होता है कि एसोसिएशन होगा अक्सर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में कब होता है 30 पे होता है, 45 लेके तो ऑब्वियस बात है वो अपने पोजीशन को फिर से रीस्टोर करना चाहेगा, फिर से अपने आप को 30 पे लाना चाहेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा सर, अब फोर्स लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा सर, अब एसोसिएशन कितना होगा और किधर होगा ये भी बात करते हैं, ठीक है। रिलीज किए हैं उसी इंस्टेंट, जिस समय रिलीज किया ना उसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है एसोसिएशन, ये नहीं कि 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं पूछा है, उसी इंस्टेंट पे जब रिलीज किया तो उसी इंस्टेंट पे एसोसिएशन क्या होगा। आइए तो इसको ज़रा ढंग से देखते हैं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, कुछ नया फोर्स लगेगा आपको, है ना, क्योंकि सेपरेशन बदल चुका है ना, एल है तो क्या एल साइन 45, ये क्या हो जाएगा, पहले एल साइन 30 थी, अब जाएगा एल साइन 45 हो जाएगा, तो कितना, अब जो सेपरेशन हुआ एक्स जिसको बोल रहे हैं 2l साइन 45, साइन 45 का 1/√2 होता है, तो क्या हो जाएगा l/√2 हो जाएगा सेपरेशन, है कि नहीं, कुछ गलती नहीं, √2l हो जाएगा सर, √2l हो जाएगा, है ना, 2 का लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कट जाएगा, तो सेपरेशन हो जाएगा √2l, ठीक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बदलने वाला है, mg अभी भी वही काम करते रहेगा, है कि नहीं। चलिए अब जब सोचो बॉल को ऐसे चीज़ पे था ऐसे लेके छोड़े तो किधर आना चाहेगा, ऐसे है क्या 30 की ओर आना चाहेगा, मतलब जो गेंद है वो आपको इस तरह से आपको मूव करना चाहेगा ऐसे, मतलब जानते हो उस पॉइंट पे वो टेंजेंशियली उस इंस्टेंट पे लगेगा ना कि वो टेंजेंशियली मूव करना चाह रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था कहीं नहीं मूव करेगा, यहाँ पे इसको दूर कर दिए अब मूव करना चाहे, जानते हो लगेगा ना कि आपको टेंजेंशियली आपको क्या इधर जो लाइन है ना इसका टेंजेंट क्या होगा, ऐसा होगा सर, इसका टेंजेंशियली वो मूव करना ऐसा चाहेगा उस पॉइंट पे, है कि नहीं, क्यों, जब देखिए अब मैं जानता हूँ, मुझे ये समझ में आ चुका है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि वो नीचे थोड़ी गिरेगा, इधर थोड़ी जाएगा, क्या होगा उसी रस्सी को रेडियस की तरह ऐसा लगेगा क्या कि रोटेट करेगा वो, है ना, ऐसे घूमना चाहेगा, तो उस कोई भी अगर सर्कुलर मोशन जैसा सोचते हो तो उस पर उस इंस्टेंट पे जो आपको वेलोसिटी होता है वो किधर टेंजेंशियली होता है आपको, है ना, वेलोसिटी जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी का मानते हो, उसके टेंजेंट के लॉन्ग मानते हो, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ जो कुछ आएगा वेलोसिटी कैसे टेंजेंट के लॉन्ग आएगा आपको, है ना, तो वेलोसिटी आया मतलब कि रिलीज किया मतलब 0 से रिलीज किया, कुछ वेलोसिटी आएगा कुछ देर बाद, यानी कुछ उसी डायरेक्शन में क्या कुछ एक्सेलरेशन होगा, तभी तो जब तक फोर्स नहीं मतलब रिलीज किए अब फोर्स ही नहीं लगता तो क्या था आपको वेलोसिटी भी 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन आप जानते हो कुछ देर के बाद क्या हुआ मूव करेगा, उसके बाद वेलोसिटी आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंशियली आएगा, ठीक है, ये समझिएगा। एक्सेलरेशन जो इस पॉइंट पे आप यहाँ पे छोड़ोगे ना तो एक्सेलरेशन जानते हो क्या हुआ, ये सर्कुलर मोशन करने के मूड में रहेगा आपको, इस पे आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 2 तरह के होते हैं, रेडियल और क्या, रेडियल एक्सेलरेशन और क्या, रेडियल एक्सेलरेशन होता है और एक होता है क्या टेंजेंशियल, ठीक है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन होता है ω²/r, क्या होता है यार ये सब पढ़े हो गए यार, ये सब आप चीज़ें आप क्या होता है ω × r क्या होता है mb फोर्स क्या होता है mb²/r, ये भी हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है ये फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और वी क्या होता है आपको, ये सब चीज़ें आप 11th क्लास के सर्कुलर मोशन में पढ़ो तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर पूरा कहानी खत्म, वी लिख देंगे r ओमेगा r हाँ तो क्या जाएगा हाँ एक्सेलरेशन ω² × r होगा आपको, ये होगा आपको रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, या ऐसे बोल सकते हो रेडियल लिख सकते हो v²/r, ठीक है, जहाँ v क्या होगा आपको टेंजेंशियली होगा आपको, है कि नहीं,
ओमेगा एच एंगुलर स्पीड की बात बोलो या टेंजेंशियल स्पीड जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। रेडियल एक्सेलरेशन जब भी निकालना है तो v²/r होने वाला है, ये किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। लेकिन जब तुम उसको छोड़ोगे, जिस समय रिलीज करोगे, तो टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। पर रिलीज मतलब क्या, 0 से स्टार्ट है, उस समय उसका स्पीड क्या था, वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा सर, 0 होगा। यानी जो भी एक्सेलरेशन होगा कौन सा होगा, टेंजेंशियल होगा सिर्फ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ढंग का है। एसीबा में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ढंग से समझिएगा। 30 डिग्री पे प्रीमियम में था, 45 पे लेके चले गए और फिर से 30 डिग्री पे आना चाहेगा। वो क्या करेगा, सर्कुलर, उस ए पॉइंट है, ए एल है, इसके अबाउट क्या चाहेगा, वो सर्कुलर मोशन करना चाहेगा ऐसे, ठीक है। पॉइंट 45 है, 30 पे आने की कोशिश करेगा, ऐसे वो सर्कुलर मोशन करना चाहेगा। लेकिन हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिलीज। तो रिलीज के मतलब क्या है, कई बोला ना कि बॉल को यहाँ रिलीज किया तो क्या मानते हो, इनिशियल स्पीड 0 मानते हो, यानी इसको क्या मानोगे, रिलीज करो तो उसका इनिशियल स्पीड क्या मानोगे, वेलोसिटी क्या मानोगे, 0 मानोगे। तो वेलोसिटी 0 और रेडियल वेलोसिटी आप जानते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल यही बोलते हो ना, mv²/r में v²/r क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और वो क्या है आपको, उसमें है ही नहीं, तो क्या वो रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा कुछ, जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो बहुत लोग इसको ऐसे समझा लेते हैं कि सर ये रस्सी क्या स्ट्रेच होने वाला है, नहीं सर, तो रस्सी स्ट्रेच नहीं होने वाला है, यानी इसके अलोंग कोई फोर्स लगेगा सर, नहीं। अगर उसके अलोंग रस्सी, इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन होता या कोई एक्सेलरेशन होता मतलब फोर्स लगता। अरे एक्सेलरेशन है तो फोर्स, मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो फोर्स तो लगेगा ही। अगर इसके अलोंग, अगर मान लो रस्सी के अलोंग अगर कुछ क्या होता, एक्सेलरेशन होता सर, तो रस्सी के उस पर क्या होता, फोर्स लगता है। फोर्स लगता है क्या होता, वो स्ट्रेच होना चाहिए था। तो रस्सी स्ट्रेचेबल नहीं है मतलब कि नेट फोर्स क्या होगा, वो जितना भी फोर्स बढ़ेगा उसको टेंजेंट मेंटेन कर लेगा। स्ट्रेचेबल नहीं है मतलब क्या, जितना भी टेंशन बढ़ेगा उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ऐसे भी लोग समझा लेते हैं। लेकिन यार वो बात थोड़ा ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब कुछ देर के बाद वो अपने कुछ छोड़ने के बाद, मान लो कुछ समय सेकंड के बाद क्या करेगा, अपना को कुछ रेडियल स्पीड ले आएगा, और रेडियल स्पीड ले आएगा तो उसका एक रेडियल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो दिमाग में सब बैठा लीजिएगा कि ये सब कहानी जो है बस पॉइंट ऑफ रिलीज की बात कर रहे हैं। जब रिलीज कर रहे हैं उस समय रेडियल एक्सेलरेशन क्या नहीं होगा, जो भी होगा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। किसके, आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ये मान लो रेडियस, तो इसका टेंजेंट ये रहेगा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या किए, नहीं लिए, क्यों, उसमें इनिशियल स्पीड 0 था, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी फोर्स लगाए हैं किसके अलोंग निकालें, तो जो रस्सी है सर, ये बॉल है, रस्सी के अलोंग वाला फोर्स नेट 0 होना ही है, ठीक है। ये जो भी जितना ही फोर्स बढ़े या घटे उसको टेंजेंट में मेंटेन कर लेगा, ऐसा सोचना अपन को। यानी जो भी फोर्स लगेगा जिसके कारण वो क्या होगा, मूव करेगा या नीचे क्यों आना चाहेगा, वो क्या लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, आपको टेंजेंट के अलोंग लगेगा, ठीक है। अब जितने ही फोर्स हैं इस पे, उसको रस्सी के अलोंग तोड़ दो और रस्सी के परपेंडिकुलर तोड़ दो, और रस्सी के अलोंग जो रहेगा वो इक्वेट करवा दो, और रस्सी के परपेंडिकुलर वाले के कारण क्या होगा, एक्सेलरेट होगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। कौन कौन फोर्स लग रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है सर, एंगल पहले एंगल देख लेते हैं। ये 45, ते भी क्या 45, ते भी क्या 45, सब एंगल क्या हुआ 45 है ना। ये इसके ऊपर क्या है ना, टेंजेंट है ना, तो इस पर क्या परपेंडिकुलर हुआ, तो ये भी 90, तो 45 भी हो जाएगा आपको, है कि नहीं, ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा, एफईएस cos 45, एफईएस sin 45, है ना, ये होगा आपको। वैसे ही mg क्या, mg sin 45, mg cos 45, इधर mg cos 45, है कि नहीं। और जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा, रस्सी के अलोंग लगेगा, तो उसको ये वाला फोर्स मेंटेन कर लेगा। ये सब चीज मिटा देता हूँ आपको, सब मिटा देता हूँ आपको। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3, टेंशन, इलेक्ट्रिसिटी और mg। टेंशन हमेशा क्या लगता है, रस्सी के अलोंग लगता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, mg फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रस्सी के अलोंग, रस्सी, अभी तक हम लोग y कंपोनेंट x कंपोनेंट तोड़ते थे, अब क्या तोड़ रहे हैं, रस्सी के अलोंग रस्सी के परपेंडिकुलर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा आइडिया है कि वो सर्कुलर मोशन जैसा कुछ करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग को समझ में आ चुका है कि रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स निकाल लो, ठीक है। और टेंजेंट कौन, तो रस्सी के परपेंडिकुलर, है ना, तो रस्सी के परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो एक अलोंग टूटेगा, 2 कंपोनेंट टूटता है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है आपको। अभी तक एक्स वाई में तोड़ते थे, अभी थोड़ा सा हम लोग रस्सी के अलोंग, मतलब रस्सी के अलोंग को एक्स एक्सिस मान लो, रस्सी के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लो। ये सोचो कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके अलोंग तोड़ रहे हैं। mg था, सब 45 है, तो यार sin 45 बोलो या cos 45 कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो mg cos 45, mg sin 45, या mg sin 45, mg cos 45 इधर, इसका 2 टूटेगा, एक इधर अलोंग एक परपेंडिकुलर, इसका क्या टूटेगा, इसका क्या अलोंग एक क्या परपेंडिकुलर। cos 45 sin 45 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1/√2 होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या हुआ, टेंशन कितना, कोई पूछता है कि टेंशन कितना होगा, तो क्या बोलते हैं सर, तो एफईएस
डैश बोलते, पहला वाला एफईएस अलग चीज़ है, अब वाला एफईएस अलग चीज़ है। पहले सेपरेशन कितना था, एल था, तो सेपरेशन क्या है, √2L है। तो पहला एफईएस अलग चीज़ है, अभी वाला एफईएस अलग चीज़ है। अब देखो, अभी कोई मत बोल देना कि सर 1045 को ऐसे लिख दो ना सर, नहीं मेरे भाई, ये कब कहाँ वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर क्या, इक्विलिब्रियम, ओनली वैलिड फॉर क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। tan थीटा को एफईएस बाई mg कब लिख रहे थे, इक्विलिब्रियम में। आप क्या इक्विलिब्रियम में है क्या, वो इक्विलिब्रियम होता तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से आता, जीरो आता फिर, है ना। यानी यहाँ मत बोल देना कि सर आप केस लिखो ना सर 1045 इक्वल टू एफ ई डैश बाई क्या mg, नहीं, क्योंकि अभी जो 45 पे है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, तो उसको ऐसे मत लिख देना, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो हम लोग को रस्सी के अलॉन्ग वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। टेंशन इधर खींचना चाह रहा है, और ये दो कंपोनेंट कौन सा, एफ ई एस डैश cos 45 या sin 45 जो भी लिखा है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही हैं, और प्लस क्या mg sin 45। इसके एलॉन्ग जो है मेंटेन रहेगा कहानी, किसके एलॉन्ग, रस्सी के एलॉन्ग, इधर जितना खींचेगा उतना ही इधर खींचेगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा, इसलिए उसके एलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं होने वाला, रेडियल कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नेट फोर्स में क्या लगेगा, जीरो। अब दूसरा करते हैं किधर, दूसरा इधर करते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या होगा बताओ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके लॉन्ग करते हैं, तो नेट फोर्स किधर लगेगा आपको, mg cos 45 और एफ cos 45, जो मैग्नीट्यूड में, अब बताओ किधर आ रहा, नीचे आ रहा ना, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रिंग कितना लगेगा। ये ऑब्वियस बात बड़ा होने वाला है, क्यों, क्योंकि इधर ही आप सोच रहे हो ना कि ऐसे आ रहा है, ऐसे, मतलब क्या है, mg cos 45 उसको अपनी तरफ, इधर से भी mg cos 45, इधर से mg cos 45 पास लाना चाहेगा, यानी ये वाला मैग्नीट्यूड भाई बड़ा होगा, एक बार प्रूव भी कर लेंगे, ऐसे आप लॉजिकली भी समझ रहे हो कौन फोर्स बड़ा होने वाला है, और क्या होगा, माइनस एफ ई एस डैश cos 45, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अब क्या हो जाएगा आपके, आइए इसमें कितना होगा, mg cos 45 माइनस एफ ई डैश इंटू क्या cos 45। अब देखो एफ ई डैश को क्या लिख सकते हो, तो एफ ई डैश क्या लिखेंगे सर, k q1 q2 q स्क्वायर बटा में सेपरेशन, सेपरेशन कितना है सर, अभी जिस समय पॉइंट ऑफ रिलीज है, जिस समय जिस इंस्टेंट पर रिलीज कर रहे हैं, उसमें दूरी √2L है सर, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, kq स्क्वायर बाई क्या 2L स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपको। बताओ हम क्यों इसको रिलेट किए थे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ताकि हमें kq स्क्वायर L स्क्वायर mg में रिलेशन मिल जाता, कि यहाँ पे पुट कर पाए, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, mg बाई cos 45 mg बाई √2 और माइनस एफ ई एस डैश क्या है, kq स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, यहाँ पे क्या 1 बाई √2, तो 1 बाई √2 कॉमन ले लेता हूँ, mg को mg लेने देता हूँ, और यहाँ क्या देता हूँ, kq L स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ, √3 mg लिख देता हूँ, और नीचे 2 बच गया इधर, है ना। तो mg भी कॉमन हो जाएगा, तो mg बाई √2 कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 बाई 2 बचेगा। √3 बाई 2 का वैल्यू कितना होगा आपको, 1 से छोटा होगा, 0.86 के आसपास आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये हुआ क्या, ये तो फोर्स लगा ना, हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, मास डिवाइड कर दो, मास ऑफ फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, इसका लिखेंगे नेट फोर्स m इंटू ए, और मास से मास कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो g बाई √2 इंटू क्या 1 माइनस √3 बाई 2, एक कहानी आने वाला है। देखो ये पहले वाला जो सिचुएशन दिया था 30 डिग्री, क्यों दिया था, उससे बस क्या मिला हमें, तो उससे सर mg और kq में रिलेशन मिल गया। अगर मान लो नहीं देता तो सर क्या करते, नहीं देता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते सर, mg और kq स्क्वायर L स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं था, तो इसको mg के mg रहने देते, उसको उतना रहने देते, और फिर m इंटू ए करके m डिवाइड करते, तो यहाँ m कट जाता, यहाँ m आता, उसी को एक्सेलरेशन बोल देते। यानी एक्सेलरेशन जो आता वो क्या g के टर्म में आता, कुछ kq स्क्वायर L स्क्वायर इंटू m के टर्म में आता, है ना। यहाँ पे बस ये जो 30 डिग्री वाला देके क्या किया है, इस डाटा को, इस वैल्यू को रिप्लेस करने का हमको हिंट दे दिया आपको, kq स्क्वायर व L स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो, नहीं देता तो उसको इतना को इतना ही रहने देते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत ध्यान से ऐसी में सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें उसमें 4 पार्ट दिया क्वेश्चन में, ठीक है, चारों पार्ट देखिएगा, बाकी पार्ट आसान आसान है, जो मेन पार्ट था एक्सेलरेशन वाला वो आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक। बातें समझ में आनी चाहिए, आसान कहानी है। तो हम लोग किसका क्वेश्चन बहुत कर लिए, हम लोग पेंडुलम वाले क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से और इसमें फ्लेवर, एक आध फ्लेवर तो और आ सकता है।
इसे जो सेगमेंट करवा रहा हूँ यार ध्यान देना, इस सेगमेंट प्योर कंपटीशन के लिए है। अपने बोर्ड वोर्ड वाले सिर्फ जो हैं वो ये सब चीज़ को एक बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम देना है तो आप पूछिए भी, और जिन कंपटीशन एग्जाम अगर नहीं देना, सिर्फ बोर्ड का फोकस कर रहे हो, तो आपको जो शुरू में पढ़ाया ना पेंडुलम 2-3 क्वेश्चन, वही सब काफ़ी आपके लिए। इतना आपको एक्सेलरेशन ऐसा पूछने वाला आपके बोर्ड में नहीं है। खैर फिजिक्स का तो थोड़ा सा बोर्ड में लेवल अप किया है, हल्का पूछता है ठीक ठाक, तो इतना भी आपको नहीं टिपिकल पूछने वाला है। फिर भी एक बार देख लीजिए, खुदा ना खास्ते पूछ दिया तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशन में ही आने वाला है, बोर्ड में आपके नहीं आने वाला है। बोर्ड वाले बच्चे ना घबराएं और ना घबराएं, ठीक है। उनको लगेगा ऐसे पता नहीं टीचर क्या पागल हो गया, क्या कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और है इसमें, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, हल्का सा अलग तरह का क्वेश्चन है आपको। उसमें क्या किया गया ना, पूरा इस तरह का जोन था, ठीक है। इसमें कोई P पॉइंट से L लेंथ का स्ट्रिंग ऐसे लटका दिया, और उससे L ही दूरी पे, L दूरी पे है और L ही दूरी पे एक यहाँ पॉइंट जैसे ना कि आपको कुछ पॉइंट चार्ज Q, यहाँ भी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, जैसे अभी क्या था, अभी तक क्या 2 पेंडुलम थे, दोनों पेंडुलम क्या थे, दोनों दूसरे फोर्स लगाता था, दोनों दूर जाता था आपको। इस बार क्या कर दिया, एक पेंडुलम को तो फ्री रहने दिया और एक को यहाँ कर दिया, फिक्स कर दिया। एक P कौन पॉइंट से कौन P पॉइंट था, उसे जोड़ा, L लेंथ का स्ट्रिंग था, L ही दूरी पे, वहाँ से L दूरी पे भी है और L दूरी पे है। पहले मान लो यहाँ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। दोनों मान लीजिए ऐसे दीवार है, ये दीवार पे पेंडुलम लटका है, पहले चिपका होगा यहाँ पे, लेकिन दोनों सेम चार्ज क्या, तो इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये तो फिक्स है, और क्या होगा, रिपेल को दूर जाएगा, ठीक है। और कुछ दूरी जाकर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, है कि नहीं। बस इसका मास दे दिया था क्या, m, मास क्या दे दिया था, m दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था शायद, टेंशन पूछा था कि टेंशन क्या होगा रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा। एक बार देख लेता हूँ, शायद यही पूछा था। मेरी बात क्या, क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, 2 चार्ज थे सेम Q, ठीक है। एक को दीवार पे फिक्स कर दिया गया और एक को किसके द्वारा लटकाया गया, स्ट्रिंग के द्वारा। जो पॉइंट से मेजर करंट डिस्टेंस, उसका भी डिस्टेंस L था, इसका डिस्टेंस क्या था, L था। पर जब ये जब बिल्कुल क्लोज रहा होगा तो दोनों क्या होगा, बिल्कुल चिपका रहा होगा। अब दोनों सेम चार्ज क्या है, तो जैसे ही चार्ज चिपका होगा, ये दीवार है और ये स्ट्रिंग था, बिल्कुल चिपका हुआ था, दोनों क्या होगा, सेम चार्ज का, तो रिपेल करना शुरू करेगा। तो रिपेल करना, तो ये तो दीवार में चिपका हुआ था, तो कहीं जाएगा नहीं, ये क्या हुआ, ऊपर उठता जाएगा। उसमें क्या था, दोनों फ्री था, तो दोनों उसको रिपेल करता था, दोनों दूर जाता था। इसमें क्या है, एक दीवार में चिपका हुआ, दीवार में उसको फिक्स कर दिया गया, ठोक दिया गया उसको, ठीक है। और दूसरे को फ्री छोड़ दिया गया, तो वो बेचारा क्या हुआ, धीरे धीरे उठेगा आपको, है ना। अब कुछ क्या उठते उठेगा, बिल्कुल ऊपर चल जाएगा, क्या ग्रेविटी भी तो है, mg भी तो लग रहा होगा। ये चाहेगा उसको दूर भेजना, mg चाहेगा उसको नीचे क्यों रखना, तो कहीं बीच में जाके क्या हो, इन बिटवीन कहीं इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये होना चाहिए। तो पूछा गया था टेंशन क्या होगा, टेंशन का वैल्यू शायद पूछा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं अब कहानी जो है, इक्विलिब्रियम वाला कहानी क्या होगा, ये इस तरह का सोचना। थोड़ा डायग्राम को और बड़ा कर देता हूँ, डायग्राम मिटा देता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल इस सर्किल पे ही जाएगा ना, क्योंकि लेंथ बराबर है, सर्किल पर रहेगा ना भाई। ये भी यहाँ से, ये भी L दूरी पे और ये भी क्या, L दूरी पे। तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल यहाँ था, चिपका हुआ था, फोर्स लगने लगा, धीरे धीरे दूर जाने लगा, ठीक है। और जो भी लगेगा, जो पाथ ट्रेवल करेगा वो कैसा लगेगा, सर्कुलर आर्क जैसा लगेगा आपको, है ना। चलिए, मास ए भी Q है, मास m है, यहाँ पे क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा शायद, ठीक। नीचे की ओर है, इस पे इसको मिला दो दोनों को, ये मत बोल देना कि इसके लॉन्ग। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये सर्कुलर आर्क जैसा है, ये पाथ होगा किसका, बॉल का, यहाँ से वहाँ जाने का ये पाथ होगा। तो ये क्या है सर, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाए हैं सर। क्यों मिलाए हैं सर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या चाहिए, दोनों पॉइंट को जो मिलाएगा उसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहानी था कि सर 2 पॉइंट चार्ज को जो लाइन मिलाता है उसी के अलॉन्ग फोर्स लगता है। तो ये थोड़ी मिला रहा है, ये लाइन थोड़ी है, लाइन तो ये है दोनों मिलाने वाला। ये तो वो पाथ है जिसके थ्रू वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचा है, ये वो वाला पाथ है। और ये दोनों के बीच का क्या है, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए हैं, वो वाला लाइन है, ठीक है। ये लाइन के अलॉन्ग क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरी बात समझ आ रही है, आनी चाहिए। इसको मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझने के लिए आपको बस बता दिया हूँ आपको, इसको आप मिटा भी सकते हो, ठीक। चलिए, अब टेंशन आपको इधर लगेगा। अब क्या इक्विलिब्रियम में है भाई, पूछा ही है कि टेंशन कब का जब बॉल क्या इक्विलिब्रियम में हो। चलिए, कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, 3 फोर्स,
क्या लग रहे हैं, 3 फोर्स। ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, ठीक है, 3 फोर्स लग रहा है आपको। अब 3 फोर्स लग रहा है, अब इसको 2 तरीके बनाने के, एक चाहे तो इसको क्या तोड़ दो, कंपोनेंट तोड़ दो, या एक और क्या कर दो, लामिस थ्योरम के भी आप सोच सकते हो। पहले कंपोनेंट तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर ढंग आसान होगा कंपोनेंट तोड़ना तो कंपोनेंट तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, होना चाहिए। लेंथ वाले को मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या है 90 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, तो जानते ही हो, ठीक। ये क्या अल्टरनेट अपोजिट एंगल है आपको, ठीक। आप ध्यान दीजिए, ये लाइन के लॉन्ग है, ये मान लीजिए एंगल को मान लीजिए बोल देता हूँ कुछ, इसको थीटा तो बोल नहीं सकते, कहानी अलग है, इसको मान लेता हूँ अल्फा बोल देता हूँ, तो अल्फा तो ये भी क्या अल्फा हो जाएगा आपको, है कि नहीं। इस एंगल के बारे में थीटा दिया हुआ था, ये एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया था, तो कुछ अल्फा मान लिए। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कितना दूर गया थोड़ी पता अपन को यार, ठीक है। जैसे मान लो थोड़ा पास रहता, यहाँ रहता बॉल, तो एंगल ऐसे मेजर करते। अब इस एंगल के बारे में हमको पता ही नहीं है कहाँ, इक्विलिब्रियम अगर चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, क्योंकि ये 90 है, अगर ये चेंज होगा तो भी चेंज होगा, क्योंकि ये अल्फा तो 90 में अल्फा, अगर ये अल्फा तो 90 में अल्फा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करने वाला है। और वो डिपेंड किस पे करेगा, एंगल इस बॉल का पोजीशन पे, बॉल कहाँ जाकर रुका है, तो हमको पता ही नहीं बॉल कहाँ रुका है, तो हम लोग कुछ आर्बिट्री एंगल मानना पड़ेगा, अल्फा मानना पड़ेगा। ये अल्फा है तो भी अल्फा होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कोई लोग बोलेंगे ये थीटा, इसको 90 मत मान लेना, इधर ये जो है इस पॉइंट पे टेंजेंट थोड़ी है यार, टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये सर्कुलर आर्क है और ऐसे फोर्स लगता तो बोलते टेंजेंट, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है कि इसको 90 बोल दोगे और 90 में थीटा तो इसको थीटा बोल दोगे, नहीं बोल सकते, है ना। ये लाइन जो है क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट है, नहीं सर, टेंजेंट क्या होगा, ये सर्कुलर आर्क है तो टेंजेंट कहीं ऐसे होना चाहिए था, है ना, तब बोलते कि ये इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। लेकिन ये सर जो लाइन मिलाए हैं वो टेंजेंट वाला लाइन नहीं है सर, तो क्या हुआ, इस लाइन को और इसको परपेंडिकुलर नहीं मान सकते सर, तो सर क्या करें, तो अल्फा एंगल मानते हैं गुजर के लिए, देखते हैं क्या हो सकता है। ये अल्फा तो भी अल्फा, तो ये 90 में अल्फा हो जाएगा, है ना, कुछ तो बोल मेरे भाई, तो ये भी क्या है, ये परपेंडिकुलर 90 हो जाएगा आपको, है कि नहीं। चलिए अब देखिए सब एंगल, अब कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट तोड़ने के दो एंगल रहेंगे, एक अल्फा वाला रहेगा, एक थीटा वाला रहेगा। अल्फा थीटा में जो कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, कैसे करें सर, अल्फा थीटा के जो कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हम कैसे करें। अगर कंपोनेंट तोड़ने जाते हो तो क्या लिखोगे, एफईएस कॉस अल्फा इधर सर और एफईएस साइन अल्फा इधर सर, है ना। टी का क्या तोड़ोगे, इधर तोड़ोगे सर टी कॉस, क्या कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एक कंपोनेंट का कि इधर कुछ कंपोनेंट टूटेगा, कुछ इधर टूटेगा, टी साइन थीटा इधर टूटेगा आपको, इसका कुछ इधर कंपोनेंट और कुछ उधर टूटेगा आपको, इसका कुछ इधर कंपोनेंट कुछ इधर टूटेगा आपको, है कि नहीं। अच्छा एम जी तो बिल्कुल उसके लॉन्ग है तो हो जाएगा कहानी, तो क्या एम जी क्या लिखोगे कि एम जी और क्या एफ ई एस साइन अल्फा प्लस टी कॉस थीटा, ठीक है, और फिर क्या लिख दोगे टी साइन थीटा इक्वल टू क्या एफ ई एस कॉस अल्फा। ये सर लिख तो रहे हैं सर, लेकिन इससे टेंशन निकालना और टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि ना मुझे थीटा पता है ना अल्फा पता है। फिर उसके बाद एफ ई एस में सर और नौटंकी के क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन स्क्वायर, और सेपरेशन ये वाला है, इसका फिर दूरी निकालो, बहुत पसीने छूट जाने वाले हैं सर, तो क्या करें सर। तो यार कंपोनेंट तोड़ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कंपोनेंट तोड़ने मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कंपोनेंट तोड़ने से जो एंगल्स आ रहे हैं वो एंगल्स के बारे में हमको जानकारी नहीं है सर, तो क्या करें सर। तो एक बार लामिस थ्योरम लगा के देखते हैं। लामिस थ्योरम क्या था, लामिस थ्योरम था सर कि किसी बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लगे, क्या लगे 3 फोर्स, और फिर भी क्या लगे बॉडी क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम रहेगा तो क्या हुआ, तीनों फोर्स का सम क्या हुआ 0 होगा वेक्टर तरीके से, है ना। और जब ऐसा होता है तो क्या बोला गया था कि F1 साइन अल्फा सर, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा, ये तीनों बराबर था। अगर ऐसा होगा तो देन ऐसा होगा। ये क्या था लामिस थ्योरम था, है ना। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और उस पर सिर्फ 3 ही फोर्स लग रहा हो, ठीक है, 3 फोर्स लग रहा हो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या बोलेंगे कि उस पर क्या हो, जो फोर्स लग रहा है उसके सामने वाला एंगल, जो फोर्स लग रहा है उसके सामने वाला एंगल, इसका जो रेशियो होता है बराबर होता है। लामिस थ्योरम था। थोड़ा सा ये क्यों हम ये पढ़ा रहे हो अभी, क्योंकि यहाँ भी 3 ही फोर्स लग रहे हैं संयोग से, यहाँ भी क्या लग रहे हैं 3 ही फोर्स लग रहे हैं, और तीनों कौन का फोर्स, एक टेंशन लग रहा है सर, एक इलेक्ट्रोसिटी लग रहा है, एक एमजी लग रहा है, तीनों फोर्स लग रहा है सर। और कोई कंपोनेंट तोड़ने से जो चीज़ें में रिलेशन आ रहा है सर ढंग का कुछ नहीं आ रहा है। टेंशन में चाहूँगा निकाल, एक तरफ टेंशन टी कॉस थीटा क्यों, एक तरफ टी साइन थीटा कर दूंगा, स्क्वायर करके जोड़ूंगा, अल्फा यूनिट नहीं होने वाला है, बहुत
पेचीदा होने वाला। देखो ये अल्फा मानोगे ना तो वो वाला अल्फा से कंफ्यूज मत होना, वो अल्फा अलग चीज़, अल्फा अलग चीज़। इसको मैं कुछ बोल देता हूँ कुछ और, इसको मान देता हूँ डेल्टा बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये तो पता चला ना कि उस अल्फा से कंफ्यूज हो गया, यहाँ डेल्टा कर देता हूँ। लामिस थ्योरम में जो अल्फा है उसका अलग मीनिंग है, और यहाँ जो अल्फा मिला कुछ मानना था उसका अलग, उसको मैं बदल दिया, डेल्टा कर दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो क्या करें, लामिस थ्योरम लगा के देखते हैं। सर ए बॉडी में है, हाँ सर 3 फोर्स लग रहा है, 1 2 और 3 फोर्स लग रहा है सर, ठीक। तो क्या करेंगे सर, हमें क्या निकालना, टेंशन निकालना, ठीक है। तो टेंशन, एक फोर्स हुआ, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ए वाला एंगल पूरा, है ना। याद करो F1 F2 और F3 ऐसे लग रहा था। F1 के सामने के एंगल को F1 अल्फा बोलते थे, F2 के सामने के एंगल बीटा बोलते थे, F3 के सामने के एंगल बोलते थे गामा, ये बोलते थे नहीं रो। तो क्या होता था, F1 बटा साइन अल्फा होता था इक्वल टू F2 बटा साइन बीटा होता था, F3 क्या साइन गामा होता सर, है कि नहीं। हाँ तो क्या करेंगे सर, क्या करें सर, तो करेंगे क्या इसमें कि थोड़ा सा लामिस में लगा के देखते हैं। F1 मैं टेंशन को F1 मान लेता हूँ, ठीक है। टेंशन, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ए है, ये 2 फोर्स F1 F2 F3 मान लेते हैं, तो इसके बीच एंगल ए पूरा हो जाएगा, तो 90 प्लस डेल्टा हो जाएगा सर। तो साइन हो जाएगा सर 90 प्लस डेल्टा, ठीक। देखते हैं इससे भी वो निकल पाता है नहीं निकल पाता है। चलिए mg के साथ ले लेते हैं, mg के सामने ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा आपको, mg ये क्या हो जाएगा आपको, 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, सर ये अल्फा डेल्टा है ना। हमें इसके सामने वाला एंगल ए हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये पूरा है कि नहीं, ये पूरा एंगल को इसके सामने वाला एंगल बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसका क्या है 90 प्लस डेल्टा है, और यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा 90 है, डेल्टा है 90 माइनस डेल्टा है आपको, है ना। हम लोग को पूरा एंगल निकालना है, कौन सा वाला, देखिए हम चलिए एक पे टेंशन के सामने वाला कौन है, ये वाला 90 प्लस डेल्टा है। mg के सामने वाला क्या है, mg बटा में क्या साइन थीटा प्लस 90 माइनस डेल्टा है ना, ए है। थीटा माइनस डेल्टा को कुछ लिख सकते हैं क्या, थीटा को कुछ डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं, कुछ लग तो नहीं रहा सर, कुछ लग तो नहीं रहा, क्यों सेम है मास, ठीक है। यहाँ से डायग्राम को थोड़ा और ढंग का कर लेते हैं, सर लिख लियो ना, डायग्राम को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करते हैं, कुछ बनना चाहिए था, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं डायग्राम को ताकि थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाए, ऐसे, ठीक है। ये थीटा, ये आपको कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग 90 में थीटा बोल दिए थे, हाँ। एक इस पॉइंट को मिलाए थे इससे, जहाँ पे दोनों पॉइंट जैसा क्यू था, इसको डेल्टा बोले थे सर, ठीक है। ये आपको कंपोनेंट तोड़े थे, ये था आपको एफ कहीं यहाँ था सर, है ना। ये अल्फा और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो इसी के अलॉन्ग लगने वाला है, जो लाइन ज्वाइन करते थे उसी के अलॉन्ग फोर्स लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ढंग से सोचना, थोड़ा सा यार कैलकुलेशन में आपको समय लगेगा, तो ज्योमेट्री थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो वो जल्दी बना लोगे, ठीक है। डेल्टा ये भी डेल्टा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा ये क्या हो थीटा हो जाएगा सर, ठीक है। ये थीटा ये जाएगा सर 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा सर, तो एंगल पूरा हो जाएगा थीटा प्लस 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा, किसके एमजी के सामने वाला, ये वाला को क्या बोल देंगे डेल्टा है, ये पूरा क्या है 90 है ना, ये पूरा 90 है, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे 90 माइनस डेल्टा बोल देंगे सर इसको, ठीक। इसको पूरा को जोड़ा जाए, नहीं देखो जो 180 आएगा ना, इस पूरे को अगर जोड़ा जाए यहाँ से इसको 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 तो 180 आना चाहिए। ये लाइन एक ही लाइन पे है ना ये, डेल्टा 90 में थीटा थीटा तो 180 तो आ जाएगा, कुछ और लाइन ढंग का, ऐसे अगर आगे बढ़ाते इसको 90 में थीटा 90 में ये भी क्या था 90 में थीटा होता, ठीक। एंगल ये थीटा है, इसको आगे बढ़ाएं हैं तो ये भी क्या होता है थीटा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें प्रूफ करना है, इस टेंशन जो होता है शायद एम जी के बराबर ही था आंसर में, तो अपन को थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या 90 प्लस थीटा प्रूफ करना है, 90 प्लस डेल्टा प्रूफ करना है। यहाँ थीटा माइनस अल्फा को 2 अल्फा प्रूफ करेंगे, डेल्टा प्रूफ करेंगे, तब काम हमारा होने वाला है। ज्योमेट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
कुछ एंगल्स शायद कॉम्प्लिकेटेड हो गए हों। हाँ ठीक है, इस वाले डायग्राम से आ जाते हैं। इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम ये तो ट्रायंगल है ना सर, तो इसमें क्या 180 होना चाहिए। हाँ तो ये आपको क्या डेल्टा, तो क्या 90, तो 90 में डेल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 180 तो ये हो जाएगा। इसमें कौन बड़ी बात है, 180 तो प्रूव हो जाएगा। हमें डेल्टा और थीटा में कुछ रिलेशन चाह रहे थे हम लोग। कुछ गड़बड़ हो रहा है, घोटाला। डायग्राम को देखो, हम लोग को एंगल बस चाहिए, एंगल एक बार बन गया तो प्रूव। देखो अगर ये दोनों बराबर प्रूव हो गया एंगल में तो टेंशन mg के बराबर आ जाएगा। डायग्राम जैसे क्वेश्चन जैसा दिया था लामी थ्योरम से, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर कंपोनेंट तोड़ने जाते थे तो दिक्कत होता था, लामी थ्योरम से बहुत आसान हो जाता था। बोलो सर तो फिर टूट क्यों नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है सर। ठीक है, जा देखते हैं हम लोग इसको था डायग्राम को थोड़ा सा ज़्यादा एंगल हो जा रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है अपन लोग, ज़्यादा एंगल ले रहे हैं इसलिए कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। जा देखते हैं, पेशेंस रखना। ये नहीं कि पता चला कि सर ये बहुत लेंदी हो गया। सर लेंदी कुछ नहीं है, ज्योमेट्री 10th क्लास ज्योमेट्री है, ठीक है। लेंदी हो रहा है मतलब हम लोग का ज्योमेट्री खराब चल रहा है, कुछ नहीं। लेंदी हो रहा है मतलब ज्योमेट्री क्या है, खराब है। इसी के लॉन्ग लाइन आगे बढ़ाओगे तो एफीएस लगेगा आपको, ठीक है। जितना कम फोर्स लगा सके उतना कम लगाइए, मतलब कि जितना कम एंगल दिखा सके उतना कम दिखाइएगा। इसको थीटा मान रहे थे, ठीक है। चलिए थीटा मान लेते हैं। इसको ऐसे थोड़ा करते हैं थीटा, तभी क्या हो जाएगा आपको, थीटा हो जाएगा। इसको डेल्टा मान लेते हैं, मान लीजिए तो ये जाएगा क्या, ए और ए लाइन पैरेलल है तो डेल्टा ए भी डेल्टा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको 180 माइनस थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका कुछ यूज आ पाता है कि नहीं आ पाता है। ए लाइन और ए लाइन आगे गया है तो ये डेल्टा हो जाएगा, ठीक। ए लाइन है, ए लाइन क्या हो जाएगा आपको, ये पूरा 180 में डेल्टा लिख सकते हो इसको। या इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो ये थीटा है तो भी क्या थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक, चलिए हम लोग क्या करना है, mg के सामने थीटा प्लस डेल्टा और उसके सामने अरे यार ये आइसोस्केलेस एंगल है ना, तो ए और ए एंगल बराबर होना चाहिए। बहुत इजी था यार, हम लोग आइसोस्केलेस एंगल नहीं सोच पा रहे हैं। ए भी क्या था, दूरी एल था, ए भी दूरी क्या था, एल था, तो क्या आइसोस्केलेस एंगल होगा तो थीटा मान होते क्या, ये डेल्टा तो ये भी क्या डेल्टा हो जाएगा। अरे यार बहुत चिल्लर क्वेश्चन था यार, बट इतने से हम लोग ये चीज़ नहीं सोच पा रहे यार, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है। इतना बहुत अच्छा आसान ज्योमेट्री था, इससे आसान ज्योमेट्री नहीं हो सकता। मतलब ए लेंथ और ए लेंथ बराबर था तो आइसोस्केलेस एंगल होगा तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, डेल्टा तो भी डेल्टा, ठीक है। ये थीटा तो ये थीटा, क्यों अल्टरनेट एंगल, ये डेल्टा तो भी क्या डेल्टा, ठीक है। इससे कहानी हो जाएगा आपको, ठीक। ये डेल्टा तो भी क्या डेल्टा हो जाएगा, ये थीटा तो भी क्या और थीटा हो जाएगा। अब करते हैं, लगाते हैं क्या लामीस थ्योरम। इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, सही बात, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये टेंशन लग रहा है, इसके लॉन्ग टेंशन के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फा, तो करेंगे टेंशन बाई क्या साइन थीटा प्लस डेल्टा, है ना। टी उठाने साइन अल्फा, अल्फा किसको बोल रहे हैं, टेंशन के सामने वाला एंगल को अल्फा बोलेंगे पूरा को मिला के। लॉजिक क्या था, F1 जो फोर्स लग रहा है उसके सामने वाला एंगल को अल्फा, F2 जो फोर्स लग रहा है उसके सामने वाला एंगल को बीटा, टेंशन जो लग रहा है उसके सामने वाला एंगल क्या थीटा प्लस डेल्टा, इसको अल्फा बोल देंगे। फिर इसके mg के सामने वाला क्या है, mg के सामने जो फोर्स लग रहा है वो क्या थीटा प्लस डेल्टा है ना, साइन थीटा प्लस डेल्टा है। तो यहाँ क्या होगा, कट जाएगा और टेंशन वाला mg प्रूव हो जाएगा। अब यही अगर हम लोग क्या किससे करते, यही अगर हम लोग कंपोनेंट वाला तोड़ने से वाला करते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हम लोग देख रहे हो एंगल, हम लोग मैं एंगल निकालना कितना इजी था, हम लोग एंगल कितना डिफिकल्ट तरीके से निकाल रहे थे। एंगल निकालना क्या है, काफ़ी इजी है, आइसोस्केलेस एंगल से बहुत आसानी से प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। अपन लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक। ये सब तो देखो एक क्वेश्चन लामीस थ्योरम का एक क्वेश्चन होकर करवाया हूँ। लामीस थ्योरम बहुत ही रेयर केस में लगाने की जरूरत पड़ता है, लेकिन लामीस थ्योरम कब लगाना, जब तीन ही फोर्स लग रहा हो, कंपोनेंट तोड़ने से कुछ कहानी नहीं बन पा रहा हो, ठीक है, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए लामीस थ्योरम से क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। टेंशन वाला क्या mg, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई काम ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ काम ही नहीं आया, ये बस क्या किया, इसको दूर करके इक्विलिब्रियम लाने में काम आया बस, और उसका कोई यूज नहीं आया अपन को, ठीक। चलिए बता दो इसको। तो पेंडुलम के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन लोग, पेंडुलम बहुत सारा क्वेश्चन हो गया पेंडुलम के।
अब अगले सेगमेंट में क्या करेंगे, अगले सेगमेंट में अपन लोग पढ़ेंगे जब मीडियम चेंज हो रहा हो, किसके बीच में, चार्ज के बीच में, चार्ज के बीच में मीडियम चेंज हो रहा हो तब कैसे करेंगे, उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब बहुत हो गया, पेंडुलम के बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोग कर लिए। अब यार देखो, अब आप लोग के पास जो भी बुक हो, चाहे DC पांडे, चाहे SC वर्मा, चाहे कोई और रेफरेंस बुक यूज करते हो, आप उससे बनाना शुरू कर दीजिए इलेक्ट्रोस्टैट को, ठीक है। शुरू के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएंगे, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहाँ दिक्कत जाने वाला है, ये शुरू के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएगा, बनाना शुरू कर दो, ठीक है। देखो यार, इस पार्ट में आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कम है, मैकेनिक्स ज़्यादा है, लॉजिक वेक्टर मैकेनिक्स ऐसे मिक्स है, इससे थोड़ा लंबा जा रहा है कॉन्सेप्ट या सेगमेंट, या जैसे ही वेक्टर ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो जाएगा, मैकेनिक्स कम हो जाएगा, ऐसा पार्ट होता है क्या और कम हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद ना अगला पढ़ेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर इस समय बहुत ही कहानी ईजी हो जाएगा, उस समय इतना लंबा नहीं जाने वाला है, नहीं मैकेनिक्स उतना जुड़ने वाला नहीं है, कम जुड़ेगा, करंट में और मैकेनिक्स से काम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस सब चीज़ ध्यान रखिए, इस पार्ट में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है ना, मैकेनिक्स जुड़ने लगता है, इसलिए लंबा हो जाता है और कुछ नहीं। और अभी और लंबा किया जा सकता है अगर हम लोग सब तरह कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर दें, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा पढ़ाने लगा है तो और भी बड़े बड़े क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं करवाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, इस सेगमेंट में। अगला सेगमेंट में क्या पढ़ेंगे, अगला सेगमेंट में हम लोग जब दो चार्ज के बीच में मीडियम चेंज करते हैं तो क्या होगा वो पढ़ेंगे।